Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. You all are preparing well. तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। तो इसके अंदर सभी कुछ अपडेटेड होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसको पूरा देखना मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही यूट्यूब पे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। क्रैश कोर्सेज की अलग प्लेलिस्ट है, तो आपको फिजिक्स और बायो के भी क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हैं आराम से। चलिए, सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं, जो कि मैटर है। तो जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के लक्षण। देखिए, ये माना जाता है कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो उन कणों के बारे में कुछ 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है। अगर ये कोई पदार्थ है, मैं अभी बना के भी दिखा देती हूँ। तीसरा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी एक पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो लगातार हिलते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। अगर ये कोई पदार्थ है तो इसके कण छोटे होंगे, पहला। दूसरा, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान, थोड़ा थोड़ा खाली जगह होगी। दूसरी चीज़, ये अपनी जगह पर हिलते रहेंगे। चौथी चीज़, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करेंगे। तो ये है जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी गुण या लक्षण आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन। ये एक गति, यानी इस तरीके का जो मोशन है, इस तरीके की जो गति है, लिक्विड और गैस में दबे हुए पार्टिकल्स, जो तरल और गैस में दबे हुए सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो इस तरीके का मूवमेंट करते हैं, इस तरीके की गति करते हैं। और इसको सबसे पहले ब्राउनियन ने ढूंढा था, इसलिए नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। तो ये देखा गया कि अगर किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस के अंदर जो छोटे छोटे कण होंगे, क्योंकि लिक्विड और गैस भी क्या है, पदार्थ है, तो इनके अंदर के कणों पे अगर आप फोकस करोगे तो ये रैंडमली इधर से इधर किसी भी डायरेक्शन में हिलते रहते हैं। जैसे आपने देखा हो, अगर एक अंधेरे कमरे में किसी कोने से, किसी छेद से, किसी होल से धूप आ रही है, तो आपको उस धूप के अंदर पार्टिकल्स हिलते हुए दिखाई देंगे। तो वो जिस डायरेक्शन में, मतलब वो रैंडमली हिलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हिलते हैं, तो उस रैंडम जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस। किसी तरल या गैस में निलंबित छोटे कणों को, छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। इसी के साथ ब्राउनियन मोशन ने, आपने अभी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, राइट? तो ब्राउनियन मोशन ने उन 4 में से 2 की कंफर्मेशन दे दी कि ये 2 बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सी थी? सबसे पहले, एक तो वो बहुत छोटे होते हैं, दूसरा वो लगातार हिलते रहते हैं। तो वो किसी भी डायरेक्शन में हिलते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम, ब्राउनियन मोशन का बनाना सबसे आसान है, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी, यानी घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कि कितने जगह में आपने कितना सामान भरा हुआ है, तो डेंसिटी का मतलब है कितने आयतन में, कितने वॉल्यूम में, यानी कितने स्पेस में आप कितना भारी सामान, कितना द्रव्यमान वाला सामान भर सकते हो, कितने मास वाला सामान आप रख सकते हो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसी के साथ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आप निकाल सकते हो। देखो, मास की होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की, आयतन की होती है मीटर क्यूब, तो इसकी एसआई इकाई हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके अलावा जो सॉलिड है, जो ठोस है, उनका घनत्व सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, और जो गैस है वो सबसे हल्के होंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान से आप याद करके रखेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है? देखो, जब भी आप एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास लाओगे, तो एक के कण दूसरे के कणों के साथ मिल जाएंगे और फैलने लगेंगे। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप किसी कोने में अगरबत्ती जलाओ तो उसकी खुशबू आपको दूसरे रूम तक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती के कण हैं, जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं,
वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुए और फिर वो फैलने लग गए, इसीलिए खुशबू आती है। द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसी पदार्थ के कणों के मिश्रण से दूसरे पदार्थ में फैलना और मिल जाना, उसको विसरण बोलते हैं। सबसे जल्दी जो डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, वो गैस में होगा और सबसे धीरे धीरे होगा सॉलिड में। एग्जाम्पल, अगर आप इंसेंस स्टिक आप जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो तो बहुत जल्दी खुशबू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि दो सॉलिड ले लिए, दो चट्टान एक दूसरे से मिला दी, वो एक दूसरे में मिलके एक चट्टान कई सालों में होंगी, 100 साल भी लग सकते हैं। टेम्परेचर यानी कि तापमान, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उस चीज़ की डिग्री को, उस चीज़ के माप को उसका तापमान बोला जाता है। नॉर्मली टेम्परेचर को यानी तापमान को नापने के लिए 3 इकाइयाँ हमारे पास होती हैं। सबसे पहली है केल्विन, ये हमारी SI यूनिट होती है, SI इकाई होती है। दूसरी है डिग्री सेल्सियस, तीसरी है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इन तीनों में रिलेशनशिप बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे अगर मैं सेल्सियस और केल्विन की बात करूं तो इनमें रिलेशन है, 0 डिग्री में 273 केल्विन होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। इंडिया में हम सेल्सियस में टेम्परेचर देखते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, तो 0 डिग्री में 273 केल्विन। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी एक रिलेशन होती है, जैसे कि क्या, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32। ठीक है, ये दोनों रिलेशंस आपको डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे। इसी के साथ कुछ टेम्परेचर्स हैं, कुछ तापमान है तो जो याद करके रखो। जैसे सबसे पहला वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पे वो पिघलना, बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितने केल्विन हो गया, 273 केल्विन। फिर अभी बर्फ़ था वो पिघल गया, पानी बन गया, फिर पानी उबलता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे तो बस 273 ऐड करना है, तो 373 केल्विन होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं, ये 3 अवस्थाएं होती हैं किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की। आप इसको ध्यान रखो वाटर का एग्जाम्पल लेकर। जैसे ऊपर आप ले लो वाटर वेपर या भाप, गैस है ना, भाप, सॉलिड यानी आइस, बर्फ, लिक्विड यानी कि वाटर। अब आप खुद बताओ, ये 3 स्टेट्स हो गई। ठीक है, आपको आइस से वाटर में जाना है, आप क्या करोगे, आइस को पिघला दोगे, मेल्टिंग। तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और एक और बात, मेल्टिंग का एक और नाम होता है फ्यूजन। ठीक है, इसी तरीके से पानी से बर्फ को क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग का एक और नाम होता है सॉलिडिफिकेशन, कि आप सॉलिडिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पानी से भाप में बदलना है, आप इसको उबाल दोगे, आप बॉईल कर दोगे, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग। इंग्लिश में ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं, हिंदी में एक ही वर्ड होता है वाष्पीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बॉइलिंग हो सकती है या इवापोरेशन हो सकता है, दोनों से ही भाप बनेगी, पर दोनों ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। इनमें क्या अंतर होता है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ऐसे ही भाप से बर्फ़ में बदलना है तो उसको ठंडा कर दो, भाप ऑटोमेटिकली पानी में बदल जाएगी। तो उसको ठंडा करने को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन।
अब रही बात इनके बदलने की, तो ये वाला जो कन्वर्जन है आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। बर्फ से सीधा भाप में नहीं बदल सकते हो कि बिना पानी में आए बर्फ सीधा भाप में बदल गई, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ सॉलिड और गैस की, कोई भी सॉलिड मतलब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली आप गैस में बदल सकते हो, और कुछ गैस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली ठोस यानी सॉलिड में बदले जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सिंपल, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, आई गेस यही होता है। चलिए, सबसे पहले मेल्टिंग या फ्यूजन, पिघलना या संलयन जिसको बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। जैसे आप उसको गर्म करोगे उसको मेल्टिंग या फिर पिघलना बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। ऐसा असल में क्या होता है, जब आप गर्म करते हो सॉलिड में जो कण होते हैं, ठोस में जो कण होते हैं इतने पास होते हैं। जब आप गर्म करने लगते हो तो इन कणों के पास एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, और ऊर्जा आते ही हिलने लगते हैं। हिलते हिलते जब और ऊर्जा दोगे और गर्म करोगे, इनके पास इतनी ऊर्जा आएगी कि ये दूर जाने लगेंगे। तो ये दूर जाते जाते इतने दूर हो जाते हैं जितने कि कण ठोस में तरल पदार्थ में दूर रहते हैं। मतलब सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल क्लोज रहते हैं, जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और हीट कर रहे हो तो ये और दूर दूर जाना शुरू करते हैं, और इतने दूर हो जाते हैं जितने लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स दूर होते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड किस में बदल जाता है? लिक्विड में। यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन रीज़न यही है कि जब आप गर्म करोगे तो पार्टिकल्स के पास पहले तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी, और जब और गर्म करोगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स थी, जो आकर्षित बल था, ये उसको तोड़ के दूर चले जाएंगे, और इतने दूर चले जाएंगे जितने लिक्विड में होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पे ये काम होना शुरू हो जाए, वो पिघलना शुरू हो जाए, उस तापमान को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। सेम, उबलने का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस, ऐसी क्रिया जिसमें एक लिक्विड यानी एक तरल पदार्थ गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, जो तरल पदार्थ है वो गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको आप बोलते हो उबलना या फिर बॉइलिंग। इसका रीज़न क्या है? सेम, अभी लिक्विड में पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं, जब आप गर्म करते हो तो पहले ये ज़ोर से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। आप और गर्म कर रहे हो तो ये अपने बीच में अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के और दूर हो जाएंगे, और इतने दूर हो जाएंगे जितने किस में होते हैं? गैस में होते हैं। तो ये इस तरीके से लिक्विड से किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाएंगे। सिंपल। बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापमान पे कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल पदार्थ उबलना शुरू हो जाए, उसको आप क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। कंडेंसेशन यानी संघनन क्या होता है? देखो, ऐसी प्रोसेस जिसमें आप, कंडेंसेशन बताया था ना, आप भाप को चेंज करोगे, भाप को ठंडा कर दोगे, गैस को ठंडा कर दोगे और वो लिक्विड में बदल जाएगा, यानी ये बॉइलिंग का जस्ट उल्टा है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक गैस ठंडा करने पर तरल में बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप पानी उबालते हो और प्लेट ढक देते हो और वो उबाल के छोड़ देते हो, तो थोड़े टाइम बाद अगर आप उसे उठाओगे तो प्लेट के ऊपर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ भाप इकट्ठी हो गई थी। जब आपने उसको रखा हुआ छोड़ दिया तो वो भाप ठंडी हो गई और पानी की बूंदों में बदल गई। सिंपल। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? देखो, अभी भाप है, गैस है, तो पार्टिकल्स इतने दूर थे। जब आप ठंडा करते हो तो ये एनर्जी लूज कर देते हैं, यानी ये एनर्जी खो देते हैं, तो ये पास आ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं है दूर रहने की, पास आ जाएंगे। जैसे ही पास आएंगे इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगी और ये अपने आप एक दूसरे के बिल्कुल और पास आ जाएंगे। इतने पास आ जाएंगे जितने किस में होते हैं? लिक्विड में होते हैं। तो ये रीज़न है आपका कंडेंसेशन का। देखो, जब भी किसी गैस को ठंडा करोगे तो पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, गतिज ऊर्जा खो देंगे, और इतनी कम हो जाएगी कि वो एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, आकर्षित करना शुरू कर देंगे और तरल में बदल जाएंगे। लेटेंट हीट। देखो, मैंने हमेशा भी आपको यही बताया कि जब आप गर्म करोगे पहले कण हिलेंगे और फिर दूर जाएंगे। तो जब कण हिलते हैं, मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप थर्मोमीटर डाल दोगे और पानी
को उबालना शुरू कर दोगे तो 100 डिग्री तक आपको, जब आप गर्म करोगे तो 100 डिग्री तक तो आपको दिखेगा कि पानी गर्म हो रहा है, मतलब जो हीट आप दे रहे हो वो आपको दिखाई देगी कि अच्छा हम हीट दे रहे हैं, तो हमें थर्मोमीटर में दिख रही है कि हम हीट दे रहे हैं। 100 डिग्री पहुंचते ही अभी आप और गर्म कर रहे हो, उसके बाद 100 डिग्री के ऊपर अगर थर्मोमीटर में आप कह सकते हो और टेम्परेचर भी होता है, पर वो 100 से ऊपर नहीं बढ़ता। क्यों? इसलिए 100 तक वो हिलते हैं। 100 के बाद जो उसे गर्मी कर दोगे ना, आप हीट दोगे, उससे वो दूर जाते हैं। तो हिलने में एनर्जी खर्च नहीं हो रही, लेकिन दूर जाने में एनर्जी खर्च होगी। तो 100 डिग्री के बाद जो आप एनर्जी देते हो वो हाथों हाथ वो यूज़ कर लेते हैं। तो जब वो हाथों हाथ यूज़ हो गई तो थर्मोमीटर में कैसे शो होगी? क्योंकि थर्मोमीटर में वो हीट शो होती है जो वो लिक्विड अपने अंदर इकट्ठी करता है। तो 100 डिग्री तक जब आपने हीट दी तो उसने उस हीट को अपने अंदर इकट्ठा करा और बस वो हिलना शुरू हो गया। 100 डिग्री के बाद जो हीट दोगे उससे वो अपनी अट्रैक्शन फोर्स तोड़ के दूर जाना शुरू हो जाएगा, यानी 100 डिग्री के बाद वो स्टेट चेंज करनी शुरू कर देगा। तो ये जो हीट है जो थर्मोमीटर में नहीं दिखती लेकिन आप तब भी उसको गर्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं छुपी हुई हीट है। ये छुप के काम कर रही है, क्योंकि अगर आपको ये फैक्ट ना पता हो तो 100 डिग्री के बाद तो आपको लगेगा हीट जा ही नहीं रही है, पर हीट जा रही है, पर वो हाथों हाथ खर्च हो रही है, इसलिए आपको वो थर्मोमीटर में नहीं दिख रही। और इस हीट को बोलते हैं, जो जिस हीट की वजह से स्टेट चेंज हो रही है, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी अंतर्निहित ऊष्मा। ऐसी हीट एनर्जी जो आप सप्लाई करते हो ताकि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की अवस्था बदल जाए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी अंतर्निहित ऊष्मा। ये किसी भी पदार्थ के तापमान को नहीं बढ़ाती, यानी इससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, और इसका उपयोग किसी भी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को काबू पाने के लिए, मतलब इसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के दूर जाने में। सिंपल। 2 तरीके की होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई आप हीट 2 ही तरीके में करते हो, या तो जब पिघलवाते हो किसी चीज़ को तब, या उबालते हो तब। तो 2 तरीके की लेटेंट हीट हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की अंतर्निहित ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात अगर करूं तो 1 किलो सॉलिड को जितनी हीट देनी पड़ेगी कि वो लिक्विड में बदल जाए, उस छुपी हुई हीट को, उस अंतर्निहित ऊर्जा को, उस लेटेंट हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दिया जाता है। सिंपल। लेकिन कब, ये कौन सी हीट होगी? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका होगा। अगर बर्फ है तो 100 डिग्री के बाद जो हीट, अभी आप बर्फ है, मान लो बर्फ -10 डिग्री पे है, तो पहले आप उसे हीट दोगे 0 डिग्री पे लाओगे, 0 डिग्री के बाद वो पिघलनी शुरू होगी, ये वाली हीट। वो आप समझ लो 10 डिग्री तक चली भी गई, यहाँ पे वो वाटर हो जाएगी, यहाँ वो आइस है, बर्फ है, और इस पर वो आइस प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ से वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो आप समझो इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी अंतर्निहित ऊष्मा। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाष्पीकरण की अंतर्निहित ऊर्जा। सेम, जब आप भाप बदलने लगते हो, यानी आपने मान लो पानी को उबाला, तो 100 डिग्री तक तो वो उबलेगा, 100 डिग्री तक तो वो बस पार्टिकल्स उसके हिलेंगे, 100 के बाद वो बदलना शुरू होगा, लेकिन वो थर्मोमीटर में नहीं दिखेगा। वो हीट को आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पीकरण की अंतर्निहित ऊर्जा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? 1 किलो लिक्विड को जितनी हीट दोगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके आप कह सकते हो क्वथनांक पर, ताकि वो किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, उसको आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन यानी उदरपातन। जब कोई सॉलिड डायरेक्टली बदल जाए वेपर में, या फिर जब कोई वेपर, कोई गैस डायरेक्टली बदल जाए सॉलिड में,
उसको बोलते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में आए, बिना तरल पदार्थ में आए, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल्स रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा, नैप्थलीन की गोलियां आती हैं जो हम नॉर्मली कपड़ों में भी रखते हैं, गर्मियों के सर्दियों के कपड़ों में कि कीड़े ना लगे, वॉश बेसिन में भी डाल के रखी जाती हैं वो वाइट गोलियां। कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती हैं। क्यों? वो सॉलिड था, वो सीधा गैस में बदल गया। इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन या उदरपातन। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, कैम्फर यानी कपूर। इसके अलावा आप कह सकते हो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सोडियम, वो अमोनियम क्लोराइड नमक के जैसा दिखने वाला एक लवण या सॉल्ट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है। नैप्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? कपूर। इवापोरेशन क्या है? मैंने आपको बताया था बॉइलिंग और इवापोरेशन में फ़र्क होता है, पर हिंदी में दोनों को वाष्पीकरण बोलते हैं। देखो, बॉइलिंग का मतलब होता है पानी को उबालना, राइट? पानी को मतलब किसी भी चीज़ को उबालना। अगर कोई चीज़ को उबालोगे वो पूरा का पूरा गर्म होगा, फिर उबलेगा, फिर वो भाप में बदलेगा। इवापोरेशन में वो पूरा का पूरा गर्म ही नहीं होता। इवापोरेशन का मतलब होता है जब सिर्फ सतह से, सरफेस से कोई भी चीज़, देखो बॉइलिंग में क्या होगा, अगर इतना पानी है, ये पूरा का पूरा गर्म होना शुरू हो जाएगा, ये पूरा गर्म होगा और उबल जाएगा अंदर से पूरा, तो ये हो गया बॉइलिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इवापोरेशन की, इवापोरेशन में क्या होता है, सिर्फ इस तह वाले, ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे ना, इनको हल्की सी हीट मिलेगी और ये उड़ जाएंगे, क्योंकि ऊपर के पार्टिकल्स हैं तो कम हीट चाहिए होती है, इनके पास पहले से ही एनर्जी होती है, बस हल्की सी एनर्जी मिलते ही ये उड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन। तो ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, यानी सतह पर होने वाला एक आप कह सकते हो फिनोमिना है, जबकि ये बॉडी यानी बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब अंदर तक गर्म हो जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड चेंज हो जाएगा वेपर में, लिक्विड बदल जाएगा भाप में बिना उबाले, इसमें आपको उबालने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको इवापोरेशन बोलते हो। ये सरफेस यानी सही घटना है। इवापोरेशन किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? सबसे पहला है आपका टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर यानी तापमान जितना ज़्यादा होगा, गर्मी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी पानी उड़ेगा, यानी इवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला है सरफेस एरिया, यानी तरल का सतह क्षेत्र। खुद सोचो, ये सतह जितना बड़ा होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो सेम ये जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। अब एक खुद सोचो, अगर ह्यूमिडिटी यानी नमी, इसको आर्द्रता भी बोलते हैं, अगर आर्द्रता ज़्यादा होती है, ये ऊपर की हवा है, इस हवा में ऑलरेडी नमी है, यानी इस हवा में पहले से ही काफ़ी सारा पानी की मात्रा इसमें है, तो ये पानी उड़ के कहाँ जाएगा? तो नमी कम होनी चाहिए। आपने देखा होगा बारिशों के टाइम पे, क्योंकि हवा में नमी होती है तो कपड़े देर से सूखते हैं, जबकि धूप में एकदम सूख जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नमी ऑलरेडी हवा में है, तो पानी कहाँ जाएगा उड़ के? कपड़ों से। सिंपल। तो इवापोरेशन, अगर नमी ज़्यादा हो, आर्द्रता ज़्यादा हो, तो इवापोरेशन धीरे धीरे होता है, वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ विंड स्पीड यानी हवा की गति, अगर तेज़ हवा चल रही हो तो आपने देखा होगा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? कपड़ों से पानी उड़ा, हवा चल रही है, उस पानी को हवा उड़ा कर ले गई और नया पानी उड़ा,
हवा फिर से उड़ा कर ले गई। तो विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, हवा की गति जितनी ज़्यादा होगी, इवापोरेशन वाष्पीकरण भी उतना ज़्यादा होगा। देखिए ये ना क्रैश कोर्स है, तो अगर हर चीज़ डीप में बिल्कुल इसके एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी, लगभग 6-7 घंटे की क्लास हो जाएगी। और ये उतना एक सब्जेक्ट भी नहीं, सब्जेक्ट के एक पार्ट को उतना देना बिल्कुल एंड टाइम पे, क्योंकि क्रैश कोर्स अगर आप देख रहे हो तो दैट मीन्स आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या आपको बेसिक नॉलेज है। तो बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होंगे एग्जाम्पल्स। अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पास अगर अभी टाइम है तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो क्लासेस में भी होंगे। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे तो आप PDF से ज़रूर देख लेना, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर है या जिन्होंने ये पढ़ लिया ना, जो क्रैश कोर्स भी कर लिया, आप लोग PDF भी देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो ज़रूर देखना, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे टेम्परेचर की बात करूँ तो वो पूछते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा धूप हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से इवापोरेशन पे बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके से वो बोलते हैं कि एक डेजर्ट कूलर, ये जो नॉर्मल कूलर होते हैं, वो हॉट डे पे बहुत अच्छी तरीके से क्यों ठंडी हवा फेंकता है। तो क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर के ज़्यादा होते ही इवापोरेशन ज़्यादा होती है, यानी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। क्योंकि उस कूलर के अंदर हम पानी भरते हैं तो वो पानी आसपास की गर्मी लेके उड़ जाएगा, तो आसपास से गर्मी कम हुई तो हमें ठंडक महसूस होगी। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ज़रूर पढ़ लेना। ऐसे ही कप से चाय पीना मुश्किल है, सॉसर से, वो जो प्लेट आती है उससे चाय पीना एकदम गरम गरम आसान है। क्यों? क्योंकि कप में ऊपर का सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है, उस सॉसर में जो प्लेट है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो जल्दी से वाष्पीकरण हो जाएगा, भाप निकल जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लेना। चलिए अब हम यहाँ से, हमारा शुरू हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 में था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी अगर आप पदार्थ का आप वर्गीकरण कर दो तो क्या होगा। तो दो तरीके के पदार्थ निकलेंगे, सबसे पहले प्योर और इम्प्योर, जिसे आप कह सकते हो शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध कण कौन से होंगे, शुद्ध सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जो एक ही तरीके के कणों से मिलकर बने होंगे, जो पूरे के पूरे पदार्थ में एक ही तरीके के कण हो तो उसको आप बोलोगे प्योर सब्सटेंसेस। अगर अलग अलग तरीके के कण हो तो उसको आप बोलोगे इम्प्योर या अशुद्ध पदार्थ। अगर एक ही तरीके का है पहली चीज तो वो होगा दिखने में होमोजीनियस, मतलब कि सजाती है, आपको पूरा का पूरा एक जैसा दिखेगा। अगर अलग अलग तरीके के कण होंगे, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होंगे तो वो होगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब दिखने में अलग अलग चीजें दिख जाएंगी, तो इसको बोलते हैं विजातीय। प्योर सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पानी है ना, पानी बिल्कुल प्योर है क्योंकि पानी में एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर मैं इतना पानी ले रही हूँ, 2H और 1O, 2H और 1O, तो पूरे पानी में है तो एक ही तरीके के एटम्स ना, भले ही 2 या 3 एटम्स का ग्रुप हो, 3 अणुओं का, 3 परमाणुओं का समूह हो, लेकिन है तो एक ही तरीके का। तो अगर मैं कहूँ पानी को अलग करो, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बाय फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल का मतलब समझते हो ना, कि छान दिया, हल्का सा गर्म कर दिया, तो इन तरीकों से आप इनको अलग नहीं कर सकते। जबकि इम्प्योर सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हो। जैसे पानी में चाय की पत्ती है, तो आप छानोगे तो चाय की पत्ती अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो अलग अलग तरीके के पदार्थों में। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ फिक्स होता है। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जो शुद्ध चीज़ें हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक सब कुछ निश्चित होता है, क्योंकि इनमें हर चीज़ फिक्स है ना, कौन से एटम्स हैं, हर चीज़ तो फिक्स है। तो जो चीज़ें फिक्स है तो उनका आप गलनांक और क्वथनांक निकाल सकते हो। जबकि अशुद्ध पदार्थों का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता। शुद्ध पदार्थ में निश्चित फॉर्मूला होता है हर चीज़ का, जैसे वाटर H2O, CO2। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपको ये बताने का या ये पहचान देखने का
कि कौन सी चीज़ प्योर है, कौन सी चीज़ इम्प्योर है। जैसे मैं बोल रही हूँ शुगर वाटर, तो चीनी वाले पानी का कुछ फॉर्मूला होता है नहीं, तो वो इम्प्योर में आएगा। ऐसे अगर मैं बात कर रही हूँ शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर आप अभी इसमें भी आगे आ जाएगा शुगर का फॉर्मूला, तो जिन जिन चीज़ों के फॉर्मूले होते हैं वो प्योर, जिन जिन चीज़ों के फॉर्मूले नहीं होते वो इम्प्योर यानी अशुद्ध। अशुद्ध का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखो असल में होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी मैटर की, यानी पदार्थ। ये आए दो तरीके से, प्योर और इसको मिक्सचर भी बोलते हैं, इम्प्योर की जगह मिक्सचर या फिर इम्प्योर, यानी मिश्रण या फिर अशुद्ध। ठीक है, प्योर की बात करूं तो आपको ये पता लग गया कि ये वो है जो एक ही तरीके के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें सिर्फ एक ही तरीके का अणु होगा, सिर्फ एक, जैसे हाइड्रोजन गैस, सिर्फ हाइड्रोजन H है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें 2 या 3 परमाणु जुड़े हुए होंगे, 2 या 3 एटम्स जुड़े होंगे पर फिक्स होंगे, जैसे वाटर का मैंने आपको बताया। तो दो तरीके के हो गए, जो अकेले अकेले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अकेले अकेले एटम से मिलकर बने होते हैं, जिनको बोलते हैं एलिमेंट्स, तत्व। दूसरे जिनमें 2-3 एटम्स, 2-3 परमाणु ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर जुड़े हुए होंगे, जिसको बोलते हैं कंपाउंड्स, यौगिक। ठीक है, अकेले अकेले वाले कितने होते हैं? 3, मेटल्स जिनको धातु बोलते हैं, नॉन मेटल्स अधातु या मेटलॉइड्स उपधातु। ठीक है, कंपाउंड्स जिनमें 2-3 एटम्स जुड़े हुए होते हैं, ये भी प्योर होते हैं क्योंकि फिक्स होता है कि इतने इतने एटम ही जुड़ेंगे, इतने इतने परमाणु ही जुड़ेंगे। तो ये कितने होते हैं? एसिड्स, अम्ल, बेस, क्षार, सॉल्ट, लवण। ठीक है, तो ये है प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर की बात करूं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो इम्प्योर होते हैं, जो अशुद्ध होते हैं, मिश्रण है, वो भी 2 तरीके के होते हैं, जो दिखने में एक जैसे दिखे, सजातीय, और जो दिखने में अलग अलग हमें पता लग जाए, इनको बोलते हैं विजातीय। होमोजीनियस के अंदर होते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, मिश्रण जिनको बोला जाता है। देखो बेसिकली ये 3, अब आगे नीचे जो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 तरीके के होते हैं जो आप इसमें पढ़ोगे। तो चलिए, अभी आपने क्या पढ़ लिया? प्योर पढ़ लिया और इम्प्योर या मिक्सचर पढ़ लिया। अब आप आए हो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे। ये सिर्फ एक ही तरीके के कणों से मिलकर बने होते हैं
और वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, यानी ये 2 या 2 से ज़्यादा ये एलिमेंट्स तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं लेकिन फिक्स अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, सोडियम, मतलब सभी, देखो सबके फॉर्मूले हैं ना, दोनों ही प्योर है, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों प्योर थे, दोनों ही शुद्ध थे, तो आप देख रहे हो सबके फॉर्मूले। इसके अंदर क्या होगा, वाटर, तो इसमें 2 तत्व आए, 2 एलिमेंट आए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का रेशियो फिक्स था। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, नमक, शुगर C12H22O11, ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है और शुगर भी यही है, ठीक है। तो ये सारे, अमोनिया गैस NH3, तो ये सारे क्या हो गए, कंपाउंड्स, क्योंकि इनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन फिक्स रेशियो में। इनको आप और सिंपल वे में नहीं तोड़ सकते कि हाइड्रोजन गैस है तो उसको H अलग अलग एटम में तोड़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि इनको तोड़ सकते हो लेकिन केमिकल मेथड से। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये मैंने बता दिया था पहले भी, फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मेथड से। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, याद। फिर मैं बात करती हूँ मिक्सचर और कंपाउंड्स की, जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अब आप आ गए इम्प्योर पे। तो मिक्सचर और कंपाउंड, देखो एक बात सुनो, एक मिनट, कंपाउंड में भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं, मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर ऐसा क्यों कि ये प्योर है और ये इम्प्योर, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आएंगे लेकिन वो जुड़ जाएंगे और उनका अमाउंट फिक्स रहेगा। इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, मिश्रण के अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व आएंगे पर वो जुड़ेंगे नहीं, बस वो साथ में रखे हुए होंगे और उनका भी रेशियो फिक्स नहीं है कि हाँ ठीक है, कार्बन के इतने एटम्स, ऑक्सीजन के इतने एटम्स, वो मर्जी से जो बना रहा है वो उसकी मर्जी से, उसमें अपनी मर्जी से कितना भी रेशियो बना सकता है। तो कुछ भी चीज़ इसमें फिक्स नहीं है। देखो, मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से। भैया आपने पानी में चीनी पत्ती, चाय पत्ती मिला दी, तो आप पानी और चाय पत्ती को वापस अलग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पानी में चाय पत्ती मिला दी, उसको गर्म कर दिया, तो चाय पत्ती अपना रंग छोड़ देगी। अब पानी से उस रंग को कैसे निकालोगे, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं, आप ये कह सकते हो। तो वो हो गया एक कंपाउंड। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर को, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से तो कर ही नहीं सकते। मिक्सचर को अगर आप देखोगे, मिश्रण को अगर आप देखोगे, उसमें उसके अंदर जितनी चीज़ें मिलाई हुई हैं, जो उसके घटक हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सब आपको अलग अलग दिखाई देंगे, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। अगर आप, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपने चाय बनाई है तो आपको लिक्विड है, तो आपको पता है उसमें पानी है, दूध का टेस्ट भी आएगा, चाय पत्ती का भी टेस्ट आएगा, चीनी का भी टेस्ट आएगा। तो जब मिश्रण बनता है तो उसमें जितनी चीज़ें मिलाई है, आपको हर एक का टेस्ट, हर एक की प्रॉपर्टीज, हर एक के गुण दिखाई देंगे। लेकिन जब कंपाउंड बन जाता है, जब वो जुड़ जाते हैं, तो आपको किसी की प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देगी, जो बना है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज आएंगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है, फॉर्मूला है ना फिक्स, तो कंपाउंड होगा, यौगिक होगा। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जहाँ पे दोगे एकदम आग लग जाएगी। ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन भी ऐसी गैस है भाई, हाइड्रोजन तो आप फ्यूल की तरह यूज़ करते हो, ऑक्सीजन भी एक ऐसी गैस है, उसके बिना आग लग ही नहीं सकती, वो भी आग जलाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो मिल गए तो पानी बन गया, पानी आग को बुझाता है। तो जो कंपाउंड है, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं, जुड़ते ही प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो जो कंपाउंड, जो यौगिक के गुण होते हैं, वो उसके घटकों से बिल्कुल अलग होते हैं। जब मिक्सचर बनाते हो, ना तो हीट देनी पड़ेगी ना हीट निकलेगी, क्योंकि आपको बस साथ में रखना है, दैट्स इट। लेकिन जब कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, तो या तो हीट देनी पड़ेगी या तो एनर्जी उसमें से बाहर निकलेगी, सिंपल। अब मिक्सचर और कंपाउंड, हाँ नेक्स्ट है, मिक्सचर को आप अलग अलग कर सकते हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कंपाउंड को अलग अलग नहीं किया जा सकता,
मिक्सचर में कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता, कंपाउंड में, यौगिक में एक निश्चित फॉर्मूला होता है। मिक्सचर की कॉम्पोजिशन, कौन सी चीज़ कितनी गिरेगी, वो फिक्स नहीं होती। कंपाउंड की फिक्स होती है कि अगर पानी बनाना है हाइड्रोजन 2 ही चाहिए, ऑक्सीजन 1 ही चाहिए। मिक्सचर का कोई भी गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता फिक्स, क्योंकि कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है, जबकि इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। अगला है मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो, अब आप कहाँ पे आ चुके हो पढ़ाई में, अगर मैं बात करूँ, आपने एलिमेंट, कंपाउंड ये पढ़ लिया, अब आप आ गए मेटल और नॉन मेटल। सबसे आसान होते हैं। मेटल वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिनके ऊपर हथौड़ा मारोगे वो पतली पतली शीट में बदल जाएंगे, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। जिनको अगर खींचना शुरू करोगे, स्ट्रेच करना शुरू करोगे, तो तार में बदल जाएंगे बिना टूटे हुए, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल वो है जिनको गर्म करोगे तो अच्छे से गर्म हो जाएंगे, कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के, हीट के। मेटल वो है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे किसी को और पॉजिटिव आयन बनाएंगे, धनात्मक आयन बनाएंगे, यानी कटायन बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सारे के सारे मेटल्स डल कलर के होते हैं, ग्रे, मतलब ग्रेइश कलर, सिल्वर कलर। 2-3 एक्सेप्शंस हैं, जैसे कॉपर और गोल्ड, दोनों का कलर गोल्डन ब्राउन पर होता है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु, सारे बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी, भारी होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत सॉफ्ट है, ये इतने सॉफ्ट है कि नाखून से भी आप इनको कट कर सकते हो। तो ये ऐसे होते हैं। इनके जस्ट अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स। ना तो ये बिजली इनके अंदर से, ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती, तो इंसुलेटर्स हैं, कुचालक है। ना तो हीट पास होती, तो कंडक्टर्स भी नहीं है। ना ही इनको अगर आप हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएंगे, मेलिएबल नहीं है। अगर आप इनको खींचोगे तो टूट जाएंगे, डक्टाइल भी नहीं है, वायर में नहीं बदलेंगे। इस तरीके से अगर आप कुछ भी इसके ऊपर मारोगे तो रिंगिंग आवाज़ नहीं आएगी, तो मतलब सोनरस भी नहीं है। जितने भी नॉन मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु, सारे के सारे सॉलिड होते हैं, एक को छोड़ के, मरकरी, सिर्फ वो लिक्विड है। जबकि नॉन मेटल्स सब स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड का एग्जांपल दूँ, कार्बन, फॉस्फोरस, ये सॉलिड होते हैं। लिक्विड का एग्जांपल दूँ, ब्रोमीन, ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड है। गैस का एग्जांपल दूँ, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है आपके गैसियस नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए। मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मैंने बता दिया। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि पतली पतली शीट्स में बदल जाएंगे, और डक्टाइल का मतलब वायर में बदल जाएंगे। मैं लिख भी देती हूँ। शीट्स में बदलने की प्रॉपर्टी, वायर में बदलने की प्रॉपर्टी। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो मतलब कि ये सुचालक होते हैं गर्मी और बिजली के। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, लेड और मरकरी, ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। नॉन मेटल्स बेड कंडक्टर्स होते हैं, कुचालक होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो है हीट को कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल्स लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं, ये चमकदार नहीं होते। इसमें एक्सेप्शन है केवल आयोडीन। आयोडीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो हल्का सा चमकता है। ये सेम हिंदी में ही है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु, ये तापमान पर, कमरे के तापमान पर ठोस में होते हैं। एक एक्सेप्शन है मरकरी। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, और लिक्विड का सिर्फ एक एग्जांपल है, ब्रोमीन। इस तरीके से मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इन पे वजन रखोगे तो झेल जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्य शक्ति भी कम होती है। अच्छा, जो मेटल्स हैं सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, 2 को छोड़ के, गैलियम और सोडियम और पोटेशियम।
जितने भी मेटल्स होते हैं इन सब पे अगर आप कुछ चीज़ बजा मारोगे तो एकदम से आवाज़ आएगी, इसमें कोई आवाज़ नहीं आती। इसको बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी, यानी कि ध्वनि युक्त होते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी मेटल्स होते हैं इन सब का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक बहुत हाई होता है। इसको छोड़ के गैलियम और सीजियम, आप ये समझो गैलियम और इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आप ये समझो गैलियम और सीजियम का, स्पेशली गैलियम की बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, इतनी कम गर्मी देने पे पिघल जाता है कि अगर आप इसको अपने हाथ पे रखोगे ये एकदम पिघल जाएगा आपके हाथ की गर्मी से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेटलॉइड्स यानी उपधातु की। ये ऐसे तत्व हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स यानी धातुओं की दिखाते हैं और कुछ गुण आप अपने नॉन मेटल्स यानी अधातुओं की दिखाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है और इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक कहा जाता है। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय यानी मिश्र धातु क्या होती है? जब आप कई सारे मेटल्स को मिला दोगे, गरम करके पिघला के उनको एक बना दोगे, कई सारे मेटल्स, या बीच में कई बार हम उसके अंदर हाँ मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु, यानी कई सारे मेटल्स से मिली हुई एक नई एलॉय। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है जो उसके नॉर्मल मेटल से वो मिलकर बनी है उससे, और आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते वापस से। और एलॉय को मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। दैट मीन्स ये इम्प्योर है, ये अशुद्ध है, और आप कह सकते हो इसको आप सेपरेट वैसे नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। एग्जाम्पल ब्रास और ब्रोंज। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेटल्स भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो पर मेटल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं कोरोजन की वजह से। ठीक है, नमी की वजह से, एसिड की वजह से, हवा की वजह से। तो जब हम कई सारे मेटल्स को मिला देते हैं तो ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं, इसलिए एलॉयज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, सोल जिसको कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और सस्पेंशन ये मैंने बताया था आपको, विलियन या फिर सोल या कोलोइडल घोल, और सस्पेंशन जिसको निलंबन लिखा हुआ है। एक सेकंड में चेक भी कर लेती हूँ सस्पेंशन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में। निलंबन ही बोलते हैं। ओके, चलो देखो, अगर आपको ये पढ़ना है ना, सबसे बेस्ट तरीका है इनके एग्जाम्पल को दिमाग में रखो। अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ या विलियन की बात कर रही हूँ, सिंपल विलियन बोलते हैं, तो इसको आप एग्जाम्पल याद रखोगे चीनी और पानी, क्योंकि सारे के सारे हैं तो मिक्सचर, ये सभी अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध हैं? क्योंकि रेशियो किसी का भी फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से मिला रहे हो आप दो तीन चीज़ों को। बस जब मिला रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखने में एक जैसी दिख रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखने में अलग अलग दिख रही हैं। तो इस वजह से ये तीन तरीके की चीज़ें बनी हैं। सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन, ये जिसको विलियन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, शुगर इन वाटर। ठीक है, पानी में आपने चीनी घोल दी। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन को हम जो बोलते हैं, ये आप इसका ध्यान रखो, मिल्क या फिर ब्लड। ठीक है, दूध या खून। इसका निलंबन का या सस्पेंशन सॉल्यूशन का आप याद रखो, पानी में रेता।
ठीक है। सबसे पहला, पानी में चीनी है, आपने घोल दी तो दिखने में कैसी होगी? होमोजीनियस, सजाती है। मिल्क या ब्लड दिखने में कैसे है? एक जैसे हैं। तो दिखने में ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली अगर उनके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से या कैसे भी देखोगे तो वो दिखने में, वो असल में हेट्रोजीनियस होते हैं। सिर्फ ये है एक्सेप्शन, बाकी ये बहुत क्लियर है, आप ऐसे बता दोगे। अगर पानी में रेता मिला दिया, वो दिखेगा ही अलग रेता, तो ये दिखने में हेट्रोजीनियस है, विजातीय है। देख सकते हो, यही लिखा हुआ है पहले वाले में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मैं पानी में चीनी घोल दूं तो उसके कण अगर आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे घोलने के बाद, आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इसके कण यानी होमोजीनियस के जो कण हो जाते हैं सॉल्यूशन के, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई दे सकते। ऐसे ही दूध या खून यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते। जबकि जो आपका निलंबन होता है उसके कण, ऑब्वियसली बात है पानी में रेता है तो माइक्रोस्कोप की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता लग जाएगा देखते ही कि इस पानी में रेता मिला हुआ है। लेकिन अगर पानी में चीनी घोल दी और वो पूरी घुल गई तो आप बता नहीं पाओगे कि उस पानी में चीनी घुली हुई है। तो यही आपके दूसरे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। तीसरा, अगर आप छानने लगो, फिल्टर लगा दो, तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन है, पानी जो चीनी वाला पानी है, पूरा का पूरा छलनी में से निकल जाएगा, फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा पास हो जाएगा, मतलब चीनी अलग नहीं होगी, ये पूरा का पूरा पास हो जाएगा और इसीलिए ये फिल्टर नहीं हो पाएगा। मिल्क या ब्लड सेम, ये भी आप अलग नहीं कर सकते। सैंड इन वाटर इसको अलग कर सकते हो, छलनी में से सिर्फ पानी पानी पास होगा, रेता पास नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट, अगर इसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे ट्रू सॉल्यूशन को, चीनी वाले पानी को, तब भी ये स्टेबल रहेंगे, ये स्थिर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चीनी नीचे बैठ जाएगी। जब ऐसे ही सेम अगर आप खून को या फिर अगर आप दूध को रख दोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को रख दोगे, तो वो भी स्टेबल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मिल्क में असल में होता क्या है, पानी में फैट होता है, पानी में वसा होता है, या वसा में पानी, अभी आगे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पानी नीचे बैठ गया वसा ऊपर है, या वसा नीचे, फैट नीचे बैठ गया पानी पानी ऊपर, ऐसा नहीं होगा, स्टेबल है। सस्पेंशन जो है, निलंबन जो होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, रेत थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है, सिंपल। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, मतलब अगर आप इसमें से लाइट पास करोगे तो लाइट का रास्ता दिखेगा नहीं कि कहाँ से लाइट आई है। अगर देखो, अगर यहाँ से लाइट गई ना तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस यहाँ से बाहर लाइट आती हुई दिख जाएगी। तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, ये नहीं बिखेरते, ये अपने अंदर से लाइट को स्कैटर होने देंगे कि आपको दिखेगा कि लाइट किस रास्ते से आई है। जबकि ये आपको रास्ते में दिखाई देगा इसमें, और ये भी आपको दिखाई देगा कि कहाँ से लाइट आई है। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में से जब लाइट पास करते हैं तो लाइट का रास्ता दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, सिंपल। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, मैं बता चुकी हूँ। इसमें होता है 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है। इसमें होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, ठीक, सॉरी, इसमें 1 नैनोमीटर से कम होता है पार्टिकल्स का साइज। इसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा। इसमें पार्टिकल्स का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, सिंपल। ये आ गया 1 नैनोमीटर से कम, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, और इसमें 1 से 100 के बीच में, सिंपल। टिंडल इफेक्ट अभी मैंने बताया था कि अगर कोलोइडल सॉल्यूशन से, कोलोइडल के कणों से आप उसमें लाइट पास करोगे तो लाइट का रास्ता दिखाई देता है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इसको देखने का क्या है कि एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में से किसी होल में से लाइट पास करो तो आपको लाइट का रास्ता दिखाई देगा प्रॉपर,
उसी को कोलोइडल सॉल्यूशन, वो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और इस इफेक्ट से ये भी पता लगता है, ये प्रूफ मिलता है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके कणों का साइज, उसके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन से विलियन से ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो तो वो रास्ता नहीं दिखा सकते, थोड़ा बड़ा होगा तो ही दिखाई देगा, सिंपल। नेक्स्ट है चैप्टर 3 आ चुका है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो अब ये आपके टोटल 2 नियम आएंगे जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये लेवोजियर ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो जितना टोटल मास, जितना टोटल द्रव्यमान रिएक्टेंट्स का होगा यानी कि उत्पादकों का होगा, उतना ही मास मिलाकर प्रोडक्ट्स का होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अभिकारकों के कुल मास के बराबर, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या ये कह सकते हो कि ना तो मास अपने आप से बनेगा, द्रव्यमान अपने आप बनेगा, कि यहाँ 100 था तो यहाँ 101 हो गया, अपने आप से बन भी नहीं सकता और अपने आप से नष्ट भी नहीं हो सकता कि 100 था तो 95 या 95 हो गया, सिंपल। तो लेवोजियर ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग ना तो मास को बनाया जा सकता, द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। सिर्फ एक आप कह सकते हो कि उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, सिंपल। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं, या फिर निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। ये कहता है कि तत्व, एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में मिलते हैं और छोटे छोटे होल नंबर्स में मिलते हैं, पॉइंट्स में नहीं मिल सकते कंपाउंड बनाने के लिए, सिंपल। अगर मुझे वाटर बनाना है तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। मैं ये भी नहीं लिखूंगी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन चाहिए, जी नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो मुझे दिखना चाहिए। दूसरी चीज, इनका रेशियो फिक्स होता है, आप दुनिया में कहीं का भी पानी ले लो यही रेशियो आएगा। लेकिन हम तो अभी मैं आपको यहाँ नंबर का बता रही हूँ, इनके अकॉर्डिंग मास का रेशियो, द्रव्यमान का रेशियो बिल्कुल फिक्स होता है। मतलब क्या है कहने का, अगर मैं पानी की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट होता है, तो यहाँ 2 का मास कितना होगा, 2। ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16। सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 1:8। तो दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह का पानी ले लो, पीने वाले पानी की बात कर रही हूँ, वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, द्रव्यमान का रेशियो, वो 1:8, 1:8। मास का रेशियो हमेशा 1:8 होगा। तो ये लॉ यही कहता है। और ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। ध्यान रखेंगे दोनों साइंटिस्ट के नाम। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एक केमिकल कंपाउंड हमेशा 2 तत्वों से, मतलब हमेशा उन्हीं तत्वों से मिलकर बनेगा, अगर एक कंपाउंड फिक्स है तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ सेम तत्व, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरा, सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए मास का, उनका अनुपात, उनकी परसेंटेज, उनका रेशियो भी फिक्स होना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली ये जो 2 नियम अभी आपने पढ़े हैं, ये 2 नियम दुनिया के एक कोने में 2 साइंटिस्ट ने दिए, और वहीं पे उसी टाइम पे साथ साथ एक और थ्योरी आई डाल्टन ने जो दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, DAT। 6 पॉइंट्स थे। सबसे पहला तो इनको भी वो 2 नियमों के बारे में नहीं पता था, लेवोजियर और प्राउस्ट को भी इनके बारे में नहीं पता था। तो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इनकी थ्योरी में जो 6 पॉइंट थे, उन 6 में से कम 3 पॉइंट वही 2 लॉ एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूफ मिल गया कि वो जो 2 लॉ हैं वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, उसको हम एटम बोलते हैं, और रिएक्शन जब होती है तो वही हिस्सा लेते हैं। एटम्स इंडिविजिबल है, ये इनको आप और तोड़ नहीं सकते, इसी के साथ ना तो उनको बनाया जा सकता ना खत्म। तो ये आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। जो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, यानी अगर एक तत्व ले लिया ना आपने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लिया,
तो हाइड्रोजन गैस के अंदर मिलने वाले सभी के सभी एटम्स, सभी के सभी कण, अणु एक जैसे होंगे। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए अगर, तो उनके कण भी, उनके अणु भी, परमाणु भी अलग अलग होंगे। 5th 6 देखो, एटम्स स्मॉल होल नंबर्स में जुड़ते हैं ताकि कंपाउंड्स बना सके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और कितने जुड़ेंगे, कितने एटम्स जुड़ेंगे और कौन से एटम्स जुड़ेंगे वो भी फिक्स होता है कंपाउंड के लिए। पानी बनाना है तो सिर्फ H और O ही लोगे, C और O नहीं लोगे। तो काइंड ऑफ एटम्स भी फिक्स है और उनका नंबर भी बिल्कुल फिक्स है। तो ये दोनों हो गए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। एटॉमिसिटी, परमाणुता। देखो एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, अकेले अकेले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन H है, हीलियम H ही है, पर ये अकेले अकेले नहीं रहते, ये जुड़कर रहते हैं। तो कितने एटम्स एक साथ जुड़ रहे हैं किसी तत्व में कि वो स्थिर हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन गैस की, H2 फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन गैस की फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं CO2, एमोनिया गैस की बात करती हूँ NH3। एटॉमिसिटी गिनते हैं परमाणुता, इसमें कितने एटम्स हैं 2, इसमें कितने एटम्स हैं 2, P4 कितने एटम्स हैं 4, इसमें देखो कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, कितने हैं टोटल 3, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3, कितने हैं टोटल 4। इसी तरीके से जो अक्रिय गैस होती हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस, अक्रिय मतलब वो रिएक्शन ही नहीं करती, जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो रिएक्शन ही नहीं करती, वो जुड़ती ही नहीं है, वो अकेली रहती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडोन। तो ये सब अकेले अकेले रहते हैं, तो इन सब की एटॉमिसिटी कितनी है 1। मैं बात कर रही हूँ ओजोन की, तो कितनी आएगी एटॉमिसिटी 3, सिंपल। अगले आ गए आयनिक कंपाउंड्स। देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि कितने तरीके की चीज़ें होती हैं, वो आगे डिवाइड कितनी चीज़ों में हुई, ये आप सबके बारे में पढ़ चुके हो। अब केमिस्ट्री किसके बारे में आएगी, जब ये आपस में जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटल अगर नॉन मेटल के साथ जुड़े तो क्या बनेगा। और वैसे भी ना सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़नी है। देखो होता क्या है, जो मेटल्स हैं वो सिर्फ नॉन मेटल के साथ जुड़ सकते हैं, धातु सिर्फ अधातु के साथ जुड़ सकते हैं और किसी के साथ नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं अधातु यानी नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ तो जुड़ ही सकते हैं, पर नॉन मेटल्स खुद के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आपको 2 केमिस्ट्री और पढ़नी है, जब ये 2 अपोजिट लोग जुड़ेंगे और जब नॉन मेटल्स खुद से ही जुड़ेंगे। तो जब 2 अपोजिट लोग जुड़ते हैं तो उन कंपाउंड्स को जब वो चीज़ बनेगी तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, सिंपल। तो ऐसे यौगिक जो तब बनते हैं जब 2 अपोजिट चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे मेटल और नॉन मेटल, या फिर प्लस आयन या नेगेटिव आयन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था मेटल इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो कटायन बनाते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो अनायन बनाते हैं, ये जुड़ जाएं। या एसिड या बेस, मेटल बेस बनाते हैं क्षार, नॉन मेटल एसिड बनाते हैं। तो 2 अपोजिट चीज़ें जब भी जुड़ेंगी वो तब जो यौगिक बनेंगे उनको बोलते हैं आयनिक यौगिक। ऐसे कंपाउंड्स जो आयन से मिलकर बनेंगे उनको आयनिक यौगिक बोलते हैं। इनके बीच में बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मेटल की बात करूं सोडियम मान लो आयन बना गया, नॉन मेटल की बात करूं, अधातु की बात करूं क्लोरीन गैस, वो Cl नेगेटिव, तो ये जुड़ गए ना। और हमेशा जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनमें विपरीत चार्ज होता है, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होती है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक फोर्स, सिंपल। या तो आयनिक बंधन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बंधन, सिंपल। अच्छा, ये 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स हैं, बल्कि आपको 21 से 30 तक भी करने हैं। और इसकी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई थी, हल, बक,
नोफन, समास, पस्का और पक। हल, शुरुआत के जो दो वर्ड्स हैं इनमें फर्स्ट लेटर दो दो बार लिखना है। हल HHL, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बक BBC, फिर नोफन NOFN, समास पस्का और पक। ये 1 से लेके 20 तक है। 21 से 30 की भी शॉर्ट फॉर्म है। शक्ति, वकर, मन फीको, निकूजन। सिंपल। तक, टी, वकर। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मन फीको, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। निकूजन, निकल, कॉपर, जिंक। सिंपल। तो 21 से लेके 30 तक के ये हो गए। इन सब का नंबर 1 से लेके 20 तक ये रहे, 21 से लेके 30 तक ये रहे। जितना इनका नंबर होता है उतने ही इनमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उतने ही इनमें प्रोटॉन्स मिलेंगे। और मास का कैसे पता लगता है? द्रव्यमान का लगभग दुगना होता है। लेकिन सबके आपको याद नहीं करने हैं, कुछ के ही याद करने में मार्क कर देती हूँ किन किन के। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 है, आपको याद, मैंने लिखी उनके रखे हैं। हीलियम का 4 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, देखो 7 है तो 14 हो गया। ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, 11 का डबल 22 तो लगभग डबल हो गया 23, 24, एल्यूमिनियम का 27। ये आपको ज़रूर याद रखने हैं तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर्गन का भी 40 होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं मोल कंसेप्ट की, मोल संकल्पना की। असल में अभी हमने एटम्स पढ़ लिए, राइट, हमने परमाणु पढ़ लिए। लेकिन अगर हम मार्केट से कोई केमिकल खरीद के ला रहे हैं तो कैसे खरीद के लाएंगे? तो उसके लिए आप समझो मोल कंसेप्ट, या आप समझ सकते हो कि अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हमें इतना ग्राम चाहिए, तो ग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में डलते हैं। तो इसके लिए हमने क्वांटिटी बनाई जिसको बोला गया मोल। अब वो गैद्रो आए, उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया जिसका नाम था मोल कंसेप्ट। उन्होंने कुछ एटम्स लिए, कितने लिए थे मैं बता रही हूँ, और ये बोल दिया अगर इतने एटम्स आप ले रहे हो, किसी का एटम बड़ा था किसी का एटम छोटा था, तो एटम फिक्स कर दिए। जैसे दर्जन में 12 चीज़ें फिक्स हो गई। केला ले रहे हो तो वो एक बड़ी पन्नी में 12 केले आएंगे, अंगूर ले रहे हो तो एक छोटी सी डिब्बी में भी आ जाएंगे। क्यों? साइज सेम। मोल में एटम्स फिक्स कर दिए, जिसका एटम बड़ा होगा वो बहुत सारा दिखाई देगा मोल में, जिसका एटम छोटा होगा वो एक मोल में कम दिखाई देगा। तो बेसिकली एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। एटम्स भी नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली पार्टिकल्स यानी कण। अगर क्वेश्चन एटम्स का है तो वो पार्टिकल्स की जगह एटम आ जाएगा। क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स पे है तो मॉलिक्यूल्स अणु आ जाएंगे। क्वेश्चन आयन पे है तो इसकी जगह आयन आ जाएगा। तो मोल क्या है? मोल एक लिंक है नंबर ऑफ, अच्छा, और एक मोल में वजन कितना होता है? हमेशा जो भी उसका अगर एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर, यानी जो आप वैल्यू पुट करके निकालोगे। जैसे HCl की बात करूं या H2O की बात करूं तो हाइड्रोजन का 1 बताया था तो 2 है तो 2 × 1, ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम। तो ये क्या हो गया इसका, जो इस तरीके से निकालते हो, ये मॉलिक्यूल था ना, ये एक अणु था ना, तो ये मॉलिक्यूलर मास। तो एक मोल का हमेशा जो वजन होगा, अगर एटम है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 तो 2 × 1 2 ग्राम, तो ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ये भी मॉलिक्यूल है क्योंकि H2 है, ठीक है। तो या तो एटॉमिक मास के बराबर होता है अगर एटम है, तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मतलब जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो उसके मास के बराबर होगा, ठीक है, इतने एटम्स का वजन। तो मोल क्या है? लिंक है बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कितने कण और उन कण का वजन कितना होना चाहिए उसके बीच में। पर अगर आपसे पूछ ले मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या मोल कंसेप्ट में क्या बताया गया था,
मोल कंसेप्ट में बताया गया था कि एक मोल में कितने कण होते हैं, सिंपल। चलो अब बात करते हैं मॉडल ऑफ एटम्स की। इससे पहले 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी इतने पानी पीकर फ्रेश हो सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आए थॉमसन का जो मॉडल था एटम का। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एटम समझो एक पूरा का पूरा गोला है जिसमें हर जगह प्लस चार्ज है और कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज इसमें घुसा हुआ है। तो ये था थॉमसन का मॉडल। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि भले ही पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हो लेकिन उसकी वैल्यू बराबर होती है नेगेटिव चार्ज के, इसीलिए वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो पूरा विद्युत रूप से तटस्थ होता है, हाथ लगाते ही आपको करंट नहीं लगेगा। दैट्स इट, ये था थॉमसन का मॉडल। उसके बाद वो फेल हो गया थॉमसन का मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड ने आगे एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो सेट नहीं हो रहे थे। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल सेंटर में प्लस चार्ज है, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियस, नाभिक बोला जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, सिंपल। उन्होंने क्या बोला, प्लस ये था, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गोल गोल घूमता है, ये बताया था आपके रदरफोर्ड ने, सिंपल। और जिस रास्ते में घूमता है इसको बोलते हैं ऑर्बिट, यानी कि कक्षा। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है पूरे एटम के कंपैरिजन में, ये भी आप देख सकते हो। और पूरा का पूरा एटम लगभग खाली होता है, अंदर से पूरा खाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, वो घूम रहा है, तो एक ही तो छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाकी का सारा स्पेस खाली होता है। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। इसके बाद आया बोहर का मॉडल, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो ठीक, सबसे सही और एक्सेप्टेड मॉडल है। सबसे पहले बोहर ने बताया कि एटम के अंदर 3 तरीके के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले, और न्यूट्रॉन 0 चार्ज, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बराबर होते हैं, इसीलिए एटम जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल, तटस्थ होता है। दूसरी चीज़, ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं सेंटर में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज है नहीं, है ना, प्रोटॉन पर जो आपका आवेश होता है वो प्लस होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो न्यूक्लियस का कोई चार्ज अगर आपसे पूछेगा नाभिक का, तो आप कौन सा चार्ज बताओगे, पॉजिटिव चार्ज बताओगे, धनात्मक आवेश बताओगे। इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये रहा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर गोल कक्षाओं में घूमते हैं, बिल्कुल गोल। रदरफोर्ड और यहाँ पे यही फर्क आ गया। देखो रदरफोर्ड ने बोला था गोल गोल घूमता रहता है, तो फाइनली इसमें गिर जाएगा, ये गलत है। बोहर ने बताया था कि इसके अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, मतलब फिक्स पाथ है, बिल्कुल निश्चित पथ है, जिसको आप संख्याओं से दिखा सकते हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा या चौथा, या अल्फाबेट से KLMN से आप दिखा सकते हो। अच्छा, एक रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, कैसे पता लगेगा, उसका फॉर्मूला दिया था 2n²। अगर पहला रास्ता है ये न्यूक्लियस, ये पहला रास्ता है, तो n की जगह 1 पुट कर दो, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर दूसरा रास्ता आया, n की जगह 2 पुट कर दो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर तीसरा रास्ता आया, तो तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
एक और चीज, हाँ तो ये आपने पढ़ लिया, और ये किसने दिया था फॉर्मूला? मॉडल भले ही बोहर का हो, लेकिन ये फॉर्मूला दिया था बोहर ने और बरी ने मिलकर। जो शेल, जो कोश, जो कक्षा न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगी उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे कम ऊर्जा होगी। जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। क्यों? न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। तो होगा क्या? न्यूक्लियस पहले वाले शेल को पकड़ के रखेगा ना, तो उस पर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी ज्यादा होगी जो शेल सबसे दूर है उसके ऊपर। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी इफ इट कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल। अगर एक ही लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। लेकिन अगर मैं दो शेल बोल दूं और एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है, दोनों की एनर्जी में फर्क होगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, आपको अगर एनर्जी चेंज करनी हो दो ही तरीके से कर सकते हो, गर्म कर दो या एनर्जी दे दो या ठंडा कर दो। तो अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हर शेल की ना एनर्जी फिक्स होती है। मान लो इसकी 10 है, इसकी 15, इसकी 20 और इसकी 25। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब आपने इसको एनर्जी दे दी और इसकी एनर्जी अब एकदम 25 हो गई, तो अब ये इस शेल में नहीं रहेगा, ये उसमें चला जाएगा जिसकी एनर्जी 25 होगी। सिंपल। तो जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। सेम अगर आप किसी से एनर्जी खींचते हो, 25 एनर्जी थी यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन आपने इससे एनर्जी खींच ली और कह दिया मैंने 15 कर दी, तो अब ये सीधा 15 वाले पर आ जाएगा। तो एनर्जी लूज करने पर ये ऊपर से नीचे आ जाता है, एनर्जी गेन करने पर ये नीचे से ऊपर चला जाता है। सिंपल। ये था बोहर का मॉडल। बोहर और बरी स्कीम अभी बताई कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। सिंपल। तो पहले शेल में 2, अगले में 8, तीसरे में 18 आ सकते हैं। लेकिन बोहर और बरी ने एक चीज और भी बता दी थी कि भले ही जगह 18, 32, 64 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा बाहर वाले शेल में। सिंपल। ताकि वो स्थिर रहे। तो आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला जो कोश है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, भले ही उसके पास क्षमता हो, भले ही उसके पास जगह हो, पर वो फिर भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता। सेम। इलेक्ट्रॉन्स नए शेल में नहीं जा सकते जब तक अंदर वाला पूरा भरा हुआ ना हो। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, तो जब तक पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे दूसरे शेल पे नहीं जाया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे बोहर और बरी स्कीम में। बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एक एटम के पास, देखो ये भी आप पढ़ लेना, पहले समझ लो। एक एटम के पास, एक परमाणु के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स है, वो कभी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं। तो एक एटम के पास कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक परमाणु के पास, एक एटम के पास कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। उसे Z से डिनोट किया जाता है और हमेशा नीचे लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो मतलब इसके पास 1 प्रोटॉन है, हीलियम का नंबर 2 है तो इस पे 2 प्रोटॉन है, लिथियम का 3 है। सिंपल। एटॉमिक नंबर कभी बदल नहीं सकता, सिंपल सी चीज आप देख सकते हो। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। एक बार पढ़ के भी देख लीजिए, सेम यही लिखा हुआ है कि कितने प्रोटॉन्स हैं उसे परमाणु संख्या बोलते हैं, Z से दर्शाया जाता है। 2 तत्वों का क्रमांक कभी समान हो ही नहीं सकता क्योंकि सब में प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे। यह उस तत्व के तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है और चिन्ह के नीचे बाईं ओर लिखा हुआ होता है। अगला है एटॉमिक मास या मास नंबर, जिसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। बेसिकली एटॉमिक मास, एक एटम का सारा मास, सारा का सारा द्रव्यमान उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में केवल 2 ही चीज होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है मास नंबर। सिंपल। तो मास को पहले बात तो A से डिनोट करते हैं, A से दर्शाया जाता है। तो A बराबर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के। अब प्रोटॉन किसके बराबर था, एटॉमिक नंबर के यानी परमाणु संख्या के। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पेपर में कई बार पूछी गई है। सिंपल। ये कहाँ लिखा जाता है, ये ऊपर की तरफ बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का
मास है 1, हीलियम का है 4, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24। ठीक है, इस तरीके से इनके नंबर कहाँ लिखे जाएंगे, नीचे बाईं ओर। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। तो ये होता है प्रॉपर सिंबल। आइसोटोप्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक ही तत्व यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरीके के एटम्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 तरीके के एटम्स मिलते हैं नेचर में। नंबर तो सबका 1 ही होगा, आपको पता है, तो कभी बदल नहीं सकता, पर मास तीनों का अलग अलग था। एक का 1, एक का 2 और एक का 3। तो ऐसे ऐसे मतलब जब एक ही तत्व के, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरीके के एटम्स दिखे जिनका नंबर सेम होगा पर मास डिफरेंट होगा, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। असल में ये बनते क्यों है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखो, भाई नंबर सेम है, नंबर का मतलब प्रोटॉन्स बराबर होंगे, और ये मैं बता भी चुकी हूँ, हर एटम के प्रोटॉन फिक्स होते हैं, कभी नहीं बदल सकते। तो प्रोटॉन इनमें एक 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 था। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। जो ये मास होता है, ये 2 चीजों का सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक में से एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, 2 में से एक प्रोटॉन है तो एक बचा न्यूट्रॉन, 3 में से एक प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन बचे। तो बेसिकली आपने देखा भी हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, पर न्यूट्रॉन निकालना मतलब आप कोई लॉजिक नहीं है, कितने भी न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये जो आइसोटोप्स बनते हैं ना, ये न्यूट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। किसी में न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा, किसी में कम है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बात करती हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन का नंबर 17 है, एक का मास 35 होता है और एक का 37। कार्बन की बात करती हूँ, 3 आइसोटोप होते हैं, नंबर तो 6 फिक्स है, एक का मास 12 है, एक का 13 और एक का 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी। ये चमकता रहता है, ये चमकता भी नहीं रहता, बेसिकली इसके अंदर से किरणें निकलती रहती हैं जो हानिकारक किरणें होती हैं, कुछ इस टाइप से। तो ये सारे क्या हैं आपके। अच्छा, हाइड्रोजन वालों का तो नाम भी अलग अलग है, वैसे हाइड्रोजन बोलते हैं, वैसे इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। हम लोग जो पानी पीते हैं वो इसका पीते हैं, प्रोटियम का। लेकिन अगर प्रोटियम की जगह कहीं पे ड्यूटीरियम आ जाए, लिखा जाता है H ही, ठीक है, कहीं कहीं पे P, D और T भी लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना, पर आपके लेवल पे यही लिखा हुआ मिलेगा। कहीं कहीं पे अगर देखो, अगर हम लोग जो पानी पीते हैं वो इसका पीते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ड्यूटीरियम का आ जाए, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। जो दिल्ली या NCR की जगह पे पानी है वो ड्यूटीरियम का है, क्योंकि ये बनता कैसे है, अगर पानी में भारी भारी धातु के कण मिल जाए, मेटल्स के कण मिल जाए, कैल्शियम मैग्नीशियम मिल गई, तो वो हार्ड वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार क्या है, जस्ट उल्टा। अब की बार अलग अलग एटम्स लो, अभी तो एटम सेम था, एटम्स अलग अलग लो तो नंबर अलग अलग होगा लेकिन मास बराबर होगा। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का नंबर 18, कैल्शियम का 20, लेकिन दोनों का वजन बराबर है। तो देखो इसका 18 और इसका 20, यानी प्रोटॉन तो 18 और 20 हो गए, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए। 40 में से 18 प्रोटॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने बचे, माइनस करके निकल जाएंगे। तो मास नंबर, तो अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास सेम होगा, उसको बोलते हैं आइसोबार। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो प्रतिक्रियाएं बहुत सारी तरीके की होती हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सो को ध्यान रखो एग्जिट से, ठीक है, उष्माक्षेपी, शेप मतलब बाहर निकलना,
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना। आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी बना रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, दहन अभिक्रियाएं होती हैं, सब ऊष्माक्षेपी होती हैं, सब में से हीट निकलती है। तो अच्छा, रेस्पिरेशन, श्वसन, वो भी एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, क्योंकि रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं उससे एनर्जी निकलती है हमारी बॉडी में। तो एनर्जी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका उल्टा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है। एंडो का मतलब है अंदर, ठीक है। ऊष्मावशोषी, ऊष्माशोषी प्रतिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसमें हीट को एब्जॉर्ब कराया जाएगा, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, यानी अपघटन, चीज़ें जिसमें तोड़ी जाती हैं, कोई केमिकल है उसे गर्म कर दिया, वो टूट गया, तो गर्म किया ना, हीट दी ना, तो जितनी भी अपघटन प्रतिक्रियाएं हैं सारी की सारी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंडोथर्मिक है क्योंकि इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर किसी चीज़ को तोड़ना है या सड़ाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे हीट की फॉर्म में, चाहे लाइट की फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है, जिस प्रोसेस से पौधे खाना बनाते हैं, वो भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि आपको उसमें सूरज की रोशनी या धूप आपको देनी पड़ती है। सिंपल। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन। नाम से पता लग रहा है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल। और जब भी ऐसा होता है ज़्यादातर एनर्जी हमको मिलती है। सबसे फेमस रिएक्शन ये वाली है, सबसे इम्पॉर्टेंट। चूना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोला जाता है, पानी में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, जिससे वाइट वॉशिंग होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना। और चूने से रिलेटेड 3-4 टर्म्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे CaO, क्विकलाइम जिसको बोलते हैं, चूना जो होता है वो यही होता है, पानी मिला दिया तो CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। सिंपल। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी होती हैं? अपघटन प्रतिक्रियाएं, ये बिल्कुल उल्टी होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, यानी कि संयोजन प्रतिक्रियाओं की। इसके अंदर कोई एक यौगिक होगा, जब आप उसे हीट दोगे किसी भी फॉर्म में, चाहे तो हीट गर्म करोगे, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट, जब आप किसी भी फॉर्म में एनर्जी दोगे तो ये टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे पदार्थों में। इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले थर्मल, इसमें आप डायरेक्टली हीट दोगे और वो कंपाउंड टूट जाएगा। जैसे CaCO3 को गर्म करोगे तो चूना अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में पानी को अगर आप पानी में बिजली पास करोगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो इसमें जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जो अपघटन अभिक्रिया होती है, वो बिजली यानी विद्युत के प्रेजेंस में होती है। अगला फोटो डीकम्पोजिशन, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ अपघटित होगी, डीकम्पोज होगी। इसके एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें यही केमिकल्स यूज़ होते थे। जैसे AgCl है, पेल येलो, बिल्कुल हल्के पीले रंग का होता है। जब आप इसको गरम क्या धूप में रखोगे, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग, तो ग्रे कलर, तो आप समझ रहे हो, पीले रंग से वो ग्रे कलर का हो जाएगा। सेम AgBr येलो, अच्छा AgCl वाइट कलर का होता है, AgBr येलो रंग का होता है, ये भी ग्रे में बदल जाएगा। सिंपल। इसीलिए इन दोनों केमिकल को डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है। AgCl, AgBr, इनको डार्क बॉटल में रखा जाता है ताकि धूप इन तक ना पहुंचे और ये अपघटित ना हो। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक तत्व दूसरे की जगह ले लेगा, या एक ऐसा तत्व जो ज़्यादा रिएक्टिव है,
जो ज़्यादा क्रियाशील है वो दूसरे की जगह ले लेगा जो कम क्रियाशील है, जो कम रिएक्टिव है। जैसे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल, CuSO4 में जब आपने आयरन मिलाया, कॉपर सल्फेट में आयरन मिलाया, तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। ये रिएक्शन में कलर चेंज होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है ऑटोमेटिकली। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। आपको मैं बता दूं, पहले ये पेस्टिसाइड की फॉर्म में यूज़ होता था, नीला थोथा इसको बोलते हैं हिंदी में, और ये अब बैन हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हुई हैं इसका मतलब इसका इंटेक से, तो इसको बैन कर दिया है। तो कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है। आयरन जैसे मिलाओगे फेरस सल्फेट बन जाएगा जो ग्रीन कलर का होता है, तो एकदम कलर चेंज होगा ब्लू से ग्रीन। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाया तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, कॉपर कम रिएक्टिव थी। जिंक ज़्यादा क्रियाशील था और कॉपर कम क्रियाशील थी। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कौन ज़्यादा क्रियाशील और कौन कम? तो इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एक रिएक्टिविटी सीरीज़, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे स्लाइड्स में। लेकिन उससे पहले आप दूसरी रिएक्शन पढ़ लो जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपने देखा इसमें एक अकेला पदार्थ आया था जिसने जगह ली थी। अब दोनों कंपाउंड्स, दो यौगिक आएंगे और अपनी अपनी जगह पलट लेंगे। जैसे Na और Cl है, Na इधर चला जाएगा और Ag इधर आएगा, मतलब आयंस जो हैं अपनी जगह बदल लेंगे। देखो यहाँ आयन कौन कौन से थे, Na प्लस और Cl नेगेटिव, Ag प्लस NO3 नेगेटिव। तो इसके प्लस वाले से इसका नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, तो NaNO3। ऐसे ही इसके प्लस वाले से इसका नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, AgCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया वो होती है जिनमें आयंस एक दूसरे की जगह ग्रहण करते हैं। सिंपल। रिडॉक्स रिएक्शन पांचवी और आखिरी टाइप की रिएक्शन। सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन पढ़ी थी, संलयन, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ी, अपघटन, फिर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट दोहरी विस्थापन, और नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स में क्या होता है, दो रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण प्रतिक्रिया एक साथ होती हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, सिंपल, या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, राइट, अधातु है, तो आप ऑक्सीडेशन में ये भी बोल सकते हो कि या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या कोई भी नॉन मेटल जुड़ जाए। सेम, हाइड्रोजन एक मेटल है, तो आप ये भी कह सकते हो कि या तो हाइड्रोजन निकल जाए या तो कोई मेटल निकल जाए, सिंपल। ऐसे ही रिडक्शन यानी न्यूनीकरण क्या है, सिंपल, हाइड्रोजन का जुड़ना या तो ऑक्सीजन का हटना, इसके जस्ट उल्टी होती है, दैट्स इट। कोरोजन ऑफ मेटल्स। देखो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा, ये हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे सबसे पहला है कोरोजन, ये संक्षारण। धातु जो है, मेटल जो है, उनके ऊपर नमी अगर आ जाए, हवा आ जाए, कोई केमिकल गिर जाए, इस वजह से उनका सरफेस खराब हो जाता है और इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लोहे पे जंग लग जाता है, वो कोरोजन का ही एग्जांपल है। कोरोजन वीकन्स द आयरन। अब कोरोजन की वजह से क्या होता है कि जो लोहा है वो हल्का हो जाता है और उसकी लाइफ भी कम कर देता है। अलग अलग मेटल्स में किस किस तरीके का कोरोजन होता है ये भी आप याद रखो। से लोहे पे जंग लगता है, प्रोसेस क्या है, कोरोजन, संक्षारण ही है। तो लोहे पे जो जंग लगता है दो कारणों की वजह से लगता है, ऑक्सीजन और वाटर। जहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी वहाँ लोहा इन दोनों से रिएक्शन करेगा और ख़राब हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है जंग का, ये रहा, Fe2O3 .XH2O। N लिख लो, X लिख लो, एक ही बात है। देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो Fe2O3 और उसमें पानी भी जुड़ गया, XH2O, मतलब कितना भी पानी जुड़ सकता है।
ये हो गया आपका जंग का फॉर्मूला, सिंपल। इस तरीके से कॉपर जो खराब होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से खराब होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड से भी खराब होता है पॉल्यूशन में। तो या तो कॉपर खराब होगा तो कॉपर सल्फाइड जो ब्लैक कलर का हो जाएगा कॉपर का बर्तन, या फिर बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH/CuCO3 पूरा एक केमिकल है। ग्रीन कलर के होते थे कॉपर के बर्तन पहले जब खराब हो जाते थे, फिर उनकी पॉलिश कराई जाती थी। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर पे जो कोटिंग आती है खराब होने के बाद Ag2S से आती है। एल्यूमिनियम की बात करूं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और काला पड़ जाता है, एल्यूमिनियम डल हो जाता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी यानी बासी होना। आपने देखा होगा पैक्ड फूड है, आपने खोल के रख दिया तो वो बासी हो जाता है, क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उस खाने में फैट या ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बासी या ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेंसिड यानी बासी हो जाना। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए, इसकी वजह से टेस्ट भी थोड़ा अलग महसूस होने लगता है। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोगों के पास 3 से 4 तरीके हैं। जैसे सबसे पहला, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप ऐसे केमिकल डाल दो जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचाएं। एग्जाम्पल BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, या फिर BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। और ये मैंने याद भी आपको क्लासेस में करवा रखा है, भा और भट्ट। भा और भट्ट ये दो आपको केमिकल्स के नाम याद रखने हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। या फिर खाने को पैक कर दो नाइट्रोजन गैस में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस मतलब कोई एक गैस पैक करनी है ना ताकि ऑक्सीजन ना रहे, तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस की तरह काम करती है, वो रिएक्शन ही नहीं करती। फ्रिज में रख दो, फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब टेम्परेचर कम हो तो बहुत ज़्यादा धीरे होती है। तो खाना अगर 2 घंटे में ख़राब होता है तो अब 2 दिन में ख़राब होगा। अगला, खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख दो। एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा, वहाँ एयर ही नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली खाने की लाइफ बढ़ जाएगी। या फिर खाने को लाइट से दूर, क्योंकि अंधेरी जगह पर या ठंडी जगहों पर ऑक्सीजन का लेवल अपने आप कम हो जाता है। अगले आ जाओ एसिड्स पर। एसिड क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस, अम्ल क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं पहली चीज़, और ये लिटमस का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं। जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। सिंपल, ये 3 आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो। कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो हमें पौधों से मिलेंगे, जानवरों से मिलेंगे, उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक एसिड। वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, उन्हें हम खा सकते हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे ये एग्जाम्पल्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे विनेगर यानी सिरके में एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड होता है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। लेमन या ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, नींबू या संतरे में खट्टा दूध हो जाए या दही हो जाए लैक्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अनराइप ग्रेप्स, कच्चे अंगूर है या टैमरिंड है, इमली है, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटोज में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंट स्टिंग, जो जब चींटी काटती है तो वो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। इसके अलावा एप्पल, म्यूटेटिक एसिड या म्यूरियाटिक एसिड, कुछ 1 मिनट। एप्पल के अंदर, लेट मी कंफर्म गाइस, एप्पल के अंदर जो एसिड होता है, वेट, मैलिक एसिड होता है मेरे ख्याल में, हाँ मैलिक एसिड, ठीक है। और HCl का नाम होता है म्यूरियाटिक एसिड। HCl का नाम होता है म्यूरियाटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट है एसिड्स की प्रॉपर्टीज। एसिड्स की टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहले खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देंगे। एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं, पानी अगर मिला दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब विद्युत का संचालन करते हैं।
एसिड्स हैव कोरोजिव नेचर, संक्षारक प्रकृति होती है, जहाँ गिरेंगे वहां से जला देंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज तो आसान थी। अब अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगली चार कौन सी है? रिएक्शन वाली है। एसिड्स रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और बेस के साथ। तो मतलब बेसिकली मेटल के साथ करके उसके रिश्तेदार आ गए, सिंपल। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड एक ही बात है। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एक ही बात है, या फिर बेस। और एसिड्स हमेशा एक ही चीज बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। हमेशा ध्यान रखना, किसी के साथ भी रिएक्शन करें सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, बस मेटल के साथ छोड़कर। मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाओ, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सके। इसका एग्जांपल भी है, मान लो Zn में HCl मिला दिया तो सॉल्ट बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, सिंपल। या फिर Zn में H2SO4 तेजाब अगर आपने गिरा दिया तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, तो ये बन गए सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल गई अलग। अगला, अगर एसिड को रिएक्शन कराओगे मेटल ऑक्साइड के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड ले लिया H2SO4, मेटल का ऑक्साइड लेना है ना, Na2 ले लिया, ठीक है, तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो तो HCl प्लस Na2O, तो NaCl बन गया और H2O बन गया। मतलब क्या है कहने का कि ये चीज़ बिल्कुल फिक्स है कि सॉल्ट और वाटर बनेगा, और जो रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होती है वही रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, मतलब सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो HCl ले लिया और Na2O ले लिया, तो NaCl और H2O ये चीज़ सेम रहेगी, सिंपल। अच्छा सॉरी, यहाँ NaOH आएगा। NaCl और H और OH मिलाकर H2O, तो रिएक्शन हमेशा सेम रहेगी। सेम ऐसे ही अगर मेटल रिएक्शन एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो सॉल्ट और वाटर फिक्स है, क्योंकि कार्बोनेट आया तो कार्बोनेट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। एग्जाम्पल ले लो, HCl लिया, Na2CO3 मेटल का कार्बोनेट, सॉल्ट आया NaCl, वाटर आया H2O और CO2, सिंपल। अगर मैं मेटल बाइकार्बोनेट ले लूँ या यानी NaHCO3, तब भी ये सेम 3 चीजें ही बनेंगी, दैट्स इट। अगला है एसिड रिएक्शन करते हैं बेस के साथ या एल्कली के साथ। देखो नॉर्मली जो बेस है, जो क्षार हैं, वो पानी में नहीं घुलते। कुछ ही बेस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? एल्कली या क्षार। तो एक ही बात है, मैं ये बता दूं, अब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तब भी क्या होगा? सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसिड ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, तो देखो सॉल्ट तो आपको पता है NaCl और H और OH मिलकर क्या बन गया? वाटर, सिंपल। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण प्रतिक्रिया बोला जाता है, क्योंकि एसिड और बेस एक तरीके से कह सकते हो दुश्मन है, बिल्कुल अपोजिट है। तो जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में H प्लस आयन, एसिड के, कोई भी एसिड क्यों होता है? सब एसिड में एक चीज कॉमन मिलेगी, H प्लस आयन। कोई भी एसिड देख लो। ऐसे ही बेस, क्षार में क्या मिलेगा? OH आयन। आप किसी भी चीज को एसिड बना सकते हो, बस ये डाल दो तो वो एसिड बन जाएगा।
तो ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड की मेन चीज रिएक्शन करती है बेस की मेन चीज के साथ और पानी बनाते हैं, न्यूट्रल होता है जिसकी नेचर। एंटासिड्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे क्षार, ऐसे बेस जो बहुत हल्के हों, जिन्हें हम अपनी बॉडी के अंदर ले सकें, क्योंकि आपको पता है हमारा स्टमक, हमारा पेट एसिड बनाता है, HCl बनाता है, तो कई बार उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में हमें बहुत हल्के बेसिस अपनी बॉडी में डालने पड़ते हैं, जैसे खाने का सोडा, फॉर्मूला होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा जो होता है। इस तरीके से आप कह सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। तो ये हल्के क्षार होते हैं, माइल्ड बेसिस होते हैं, जो आपकी बॉडी में जाके एसिडिटी से आपको रिलीफ दिलाते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। बेसिस क्या है? बेसिस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका कड़वा टेस्ट होता है, ये एसिड्स के जस्ट अपोजिट होते हैं और ये एसिड को न्यूट्रलाइज यानी निष्क्रिय कर सकते हैं और ये रेड लिटमस को बदल देते हैं ब्लू में। आपने एसिड्स के 3 पहचान करी थी, HCl, HNO3 और H2SO4, सब में H आ रहा था। देखो NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस, इसमें सब में OH आ रहा है। बेसिस की प्रॉपर्टीज, बेसिस का कड़वा टेस्ट होता है, हाथ लगाने पे बहुत स्मूथ सॉफ्ट होंगे, जैसे साबुन को छू लिया हो। ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संचालन करते हैं। अब जैसे एसिड्स की 8 प्रॉपर्टीज थी, इनकी 7 हैं। शुरुआत की 4 आपने पढ़ ली, थ्योरी वाली है 3 है। कौन कौन सी? सुनो। बेस यानी क्षार सबसे पहले तो रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, फिर मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पे आएगा नॉन मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल कार्बोनेट था, यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन करते थे, यहाँ बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट्स इट। इसमें भी हर जगह एक ही चीज बनेगी, सॉल्ट और वाटर, फिक्स है। मेटल्स को छोड़ के, मेटल्स के साथ आएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जैसे उसके अंदर आया था, सिंपल। तो यही चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं pH स्केल। देखो ये कैसे पता लगेगा, अगर मैं आपको 2 एसिड दे दूं तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा लिक्विड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो ये पता लगेगा pH स्केल से। 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया जिसको बोलते हैं pH स्केल। pH स्केल में P वर्ड का मतलब होता है पोटेंस, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब था पावर। H का मतलब है हाइड्रोजन। तो ये स्केल क्या मेजर करता था कि किसी लिक्विड में कितने हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, एसिड होगा, राइट। तो ये स्केल हाइड्रोजन से उल्टा काम करता था, ये देख लेता था हाइड्रोजन कितने सारे हैं, उसको सबसे छोटा नंबर दे दिया। तो pH में pH डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे, और जैसे pH में स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते थे, तो हर नंबर पे अलग कलर दिखाता है pH स्केल। सुनो, सोरेनसन ने एक स्केल बनाया pH स्केल, जो कि एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ देखता था, कैसे? उनके अंदर हाइड्रोजन आयन देख के। भाई अगर कोई बेस है, कोई क्षार है, हाइड्रोजन आयन उसमें भी होता है पर बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में, बिल्कुल आप कह सकते हो नगण्य मात्रा में। तो इसलिए ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे। pH की वैल्यू डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये आप कह सकते हो व्युत्क्रमानुपाती है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के, हाइड्रोजन की सांद्रता के। सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए जो नंबर हम यूज़ करते हैं वो pH स्केल के यूज़ करते हैं। इसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं, कोई यूनिट नहीं होती, और pH का फॉर्मूला होता है -log H पॉजिटिव आयन। क्योंकि देखो लॉग का मतलब क्या होता है, कई बार ना हाइड्रोजन आयन कितने होते होंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर्स में होते हैं कि इतने सारे हाइड्रोजन आयन हैं, पर उसमें हम उसका नंबर तो 0 से 14 के बीच में फिक्स करना है ना। तो जब पावर्स इन्वॉल्व हो जाए तो लॉग और ई
एक्सपोनेंशियल और लॉग ये दोनों यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन के माइनस लॉग के बराबर होता है पीएच का फॉर्मूला, सिंपल। न्यूट्रल सब्सटेंस है, कोई तटस्थ पदार्थ है तो उसका पीएच बिल्कुल 7 होगा। एसिड का पीएच 7 से कम होते हैं, बेस के 7 से ज़्यादा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है न्यूट्रल। ये हो गए आपके सारे एसिड, ये सबसे कम, ये उससे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये उससे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 0। और ऐसे बेस, ये सबसे लोएस्ट बेस, वीक बेस, उससे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा इधर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखो हर एक पीएच पे अलग अलग कलर मिलता है, तो वो कलर कौन देगा? देखो ये आपको ये नंबर कैसे पता लगेगा? अब आप एसिड में एच आयन तो गिनोगे नहीं। हम करते क्या है, हमारे पास कोई एसिड है, हम उसमें एक लिक्विड डालते हैं जिसका नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये कई सारे डाई का मिक्सचर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे ही डालोगे कलर चेंज हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि वो जो कलर आया है उसका नंबर क्या है, और वही नंबर उसका पीएच होता है। मान लो लिक्विड डालने पे ग्रीन कलर का हो गया, तो इसका मतलब उसका पीएच 7 है और वो न्यूट्रल नेचर में होता है। तो पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलकर काम करते हैं, सिंपल। हमारा जो पीएच होता है हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हमारे मुंह, आपने सुना होगा रात को कभी भी मीठा खा के नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि पूरी रात ओवर द नाइट बैक्टीरिया कन्वर्ट दैट शुगर इनटू शुगरी एसिड्स, वो उस शुगर को, मीठे को एसिड में बदल देते हैं। और वो अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया, 7 होना चाहिए न्यूट्रल, और जब एसिड बना तो 7 से कम होगा, लेकिन अगर गलती से 5.5 से कम होना शुरू हो गया तो आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मॉर्निंग में ब्रश करना और इवनिंग, रात को भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रश अगर आप कर रहे हो, ब्रश में होता है बेस, एसिड जो बना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेस, और आपका मुंह, आपका दांत सारी हेल्दी रहेंगे, सिंपल। टूथ इनेमल, जो हमारा दांत का इनेमल होता है, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट है। पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही होता है। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएच का इस्तेमाल करके पौधे और जानवर अपनी खुद की रक्षा करते हैं। जैसे हनी बी, मधुमक्खी काटती है तो वो हमारे अंदर एक एसिड डालती है जिसका नाम होता है एपिटॉक्सिन, ध्यान रखना ये बात। इसीलिए खाने का सोडा या फिर चाबी रब की जाती है, क्योंकि चाबी क्या है, मेटल से मिलकर बनी है और मेटल बेस बनाते हैं, तो एसिड को तोड़ेगा बेस ही। ऐसे ही वास्प जब ततैया डंक मारता है तो वो हमारी बॉडी में बेसिक लिक्विड डालता है, हिस्टामाइन, ठीक है। जब आंट चींटी काटती है तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड काटती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक पौधा होता है नीटल पौधा, अगर उसकी पत्तियों को गलती से हम छू ले तो हमारी बॉडी में वो वही एसिड डालता है जो चींटी काटती है, मिथेनोइक एसिड। लेकिन नेचर देखो कितनी सेल्फ सस्टेन्ड है। अगर कभी भी आप हाइकिंग वगैरह कर रहे हो या ट्रैकिंग कर रहे हो, आपको कभी लगे कि ऐसा हुआ है कुछ, तो उसी पौधे के नीचे एक और पौधा होता है, छोटा सा डॉग प्लांट, उसकी पत्तियों को रब करने से वो एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्तियों में बेसिक सॉल्यूशन होता है। दैट्स इट। अब कुछ सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, कुछ लवण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये शुरू करने से पहले आप फिर से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अब सिर्फ थोड़ी सी वीडियो बची है तो इसको बिल्कुल कंप्लीट करते हैं, बट उससे पहले आप लोग ब्रेक ले लीजिए, पानी वगैरह पी आइए और फ्रेश हो जाइए। चलिए।
देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ने वाले हो वो है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है बस। पहला, इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, Na2CO3.10H2O। अगर ये 10H2O नहीं होगा तो इसको आप बोलोगे बुझा हुआ सोडा, ठीक है, यानी सोडा ऐश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो ये पानी हट जाएगा और ये अपने आप राख में बदल जाएगा, जिसको सोडा ऐश बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कॉमन नेम जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो क्या है? वॉशिंग सोडा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका बेकिंग सोडा। देखो, Na2CO3.10H2 ये है वॉशिंग सोडा, लेकिन इसे हटाओ, NaHCO3 ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। लेकिन इसको आप बेक करने में यूज नहीं करते, किचन में इसको यूज नहीं करते। जो आप मार्केट से लेके आते हो ना, वो 2 केमिकल का मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा का और टार्ट्रिक एसिड का। बेकिंग पाउडर बनता है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनता है जब आप क्या करोगे? बेकिंग सोडा में मिलाओगे टार्ट्रिक एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने बेकिंग सोडा डायरेक्ट यूज कर लिया तो खाना कड़वा हो जाता है, इसलिए। तो NaCO3 इसका फॉर्मूला है, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा है। इसका खाने की जगह, मतलब खाने में डालने की जगह 2 इंपॉर्टेंट यूज। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटासिड है जो एसिडिटी से रिलीफ देता है, और दूसरा एक तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं जिनको बोलते हैं सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो एक तो ये वाइट क्रिस्टल्स हैं, पानी में आधा अधूरा घुलता है, कम घुलता है। ये बहुत हल्का नॉन कोरोसिव बेस है, यानी किसी भी चीज़ को जलाता नहीं है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है जो सोडा एसिड टाइप के होते हैं। सोडा एसिड टाइप के मतलब ये, इसके अंदर ये सोडा का लिक्विड बना रखा है, ये एसिड है। जब भी कहीं पे आग लगेगी, इसको आप प्रेस करोगे, ये एसिड इसमें मिक्स हो जाएगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी और CO2 गैस से आग बुझ जाएगी। सिंपल। ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट इंपॉर्टेंट, CaOCl2, ठीक है। देखो, इसका नाम CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। जो मेन ब्लीच वर्ड होता है जब कोई किसी चीज़ का रंग उड़ाना हो, तो ये जो कलर उड़ाता है मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है इसका क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस मेन ब्लीचिंग एजेंट है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोराइड ऑफ लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों? CaO, क्विक लाइम था ना, चूना था ना, तो चूने की लाइम यानी क्लोराइड ऑफ लाइम। प्रॉपर्टीज, वाइट पाउडर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की, ठंडे पानी में घुल जाता है। और जो वास्तविक ब्लीचिंग एजेंट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं उसकी। इसके अलावा सल्फर भी आप ब्लीच करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और सल्फर जो आप यूज़ करते हो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूज़ करते हो। 2 ही चीज़ें कलर उड़ा सकती हैं, या तो कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हो किसी के पास, यानी विरंजक क्रिया हो, या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हो। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से कलर उड़ाता है और सल्फर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। नेक्स्ट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी वर्ड का मतलब होता है आधा। कॉमन नेम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता कैसे है? ये एक मिट्टी से बनता है जिस मिट्टी को बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है
CaSO4.2H2, यहाँ है ना, यहाँ 2H2। जब आप इसको गर्म करोगे ना, इसको गर्म करोगे एग्जैक्टली 100 डिग्री पर, तब जाके ये POP में बदल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर 100 डिग्री से ज़्यादा आपने टेम्परेचर दे दिया तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा, और हम तब इसको बोलेंगे, अगर आपने इसको गर्म किया, टेम्परेचर 100 से ज़्यादा कर दिया, सिर्फ CaSO4 बचेगा, जिसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर, सिंपल। अब देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि अगर 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो ये 1.5 पानी का मॉलिक्यूल अपना लूज कर देगा और आधा इसके साथ रह जाएगा। चलो, अब आपने अभी एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फटाफट से ध्यान देते हैं। मेटल्स की ना इतनी सारी नहीं है, बट याद करनी आसान है। कैसे? देखो, मेटल्स किस किस के साथ रिएक्शन करेंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और H और O को मिला के बनता है वाटर, तो वाटर। फिर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, क्लोरीन डाल दो, हाइड्रोजन और क्लोरीन बन गया HCl यानी एसिड। समझ रहे हो? तो ये रिएक्शंस आपको करनी है। सबसे पहले बात करती हूँ मेटल की ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल हमेशा बेसिक नेचर की चीज़ें बनाते हैं, तो इनका नेचर बिल्कुल बेसिक होगा, ये ध्यान रखेंगे। कैसे पता लगेगा? पानी में मिला दो, पानी में इसको मिलाते ही बेस बन जाएगा, प्रॉपर रियल बेस। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, पानी में ज़्यादातर घुलते नहीं हैं, बहुत कम घुलते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये रिएक्शन नॉर्मली कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम। ये आपने पहले भी पढ़ा था, अभी हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज आई नहीं है, अब आ जाएगी। तो जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो याद कर लो, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम नंबर 1 नंबर पे होता है और सोडियम सेकंड नंबर पे होता है। देखो, जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम और पोटेशियम जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो या उनको खुले में छोड़ देते हो, वो इतनी विग्रसली, इतनी तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं कि उनमें एकदम से आग लग जाती है। सेम यही लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम इतनी तेज करते हैं कि ये आग पकड़ लेते हैं। इसी के साथ इससे थोड़े हल्के रिएक्शंस पे अगर मैं आऊँ, हल्के मेटल्स पे, एल्यूमिनियम या जिंक, जैसे मैंने बताया मेटल्स जो रिएक्शन करते हैं बेसिक नेचर के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब भी मेटल रिएक्शन करेंगे ना, तो या तो बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रकृति के बनाएंगे, या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जिनमें बेसिक कैरेक्टर भी होता है और एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। तो जैसे अगर आप सोडियम पोटेशियम की बात करो, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, बेसिक नेचर के बनाएंगे। इनसे हल्के मेटल्स की बात करूँ, एल्यूमिनियम और जिंक, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्शन वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग यहाँ बीच में क्यों आया? क्योंकि अभी आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी ना, तो हमने एक रिएक्शन का अपने लिए यूज़ किया, हमने एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ ही ख़राब होता है, वो डल हो जाता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया। हम क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है। हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आते हैं, और होगा क्या, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। इससे एक और फायदा हुआ हमें, अंदर वाला एल्यूमिनियम बिल्कुल सेफ है। हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। इससे क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है अंदर का, वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। देखो, ये प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर बहुत मोटी लेयर ऑक्साइड की चढ़ाई जाती है। और कैसे? इस प्रोसेस का नाम होता है एनोडाइजिंग, एनोडीकरण। इसके लिए क्लियर एल्यूमिनियम का आर्टिकल लोगे। भाई, 2 रोड होती हैं, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर तो सिर्फ एल्यूमिनियम है, तो सिर्फ एक ही रॉड होगी, ये होगी, जिसको बोलोगे एनोड।
पॉजिटिव रॉड, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का आर्टिकल होगा, यहाँ एसिड भरोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे, एसिड से ऑक्सीजन जाके इसके ऊपर सबमिट हो जाएगी, एक लेयर बना लेगी और बहुत मोटी लेयर बना लेगी। इससे क्या होगा, सिर्फ बाहर वाली लेयर ही खराब होगी, अंदर का एल्यूमिनियम बिल्कुल सेफ हो जाएगा। सिंपल। नॉर्मली पूछा ये जाता है कि एनोडाइजिंग में होता क्या है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये एनोडाइजिंग के कंपोनेंट्स है, इतना याद रखना है। चलो अब मेटल्स की रिएक्शन करते हैं पानी के साथ। तो पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। सिंपल। नेचर क्या होगी, बेसिक नेचर होगी। और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। सिंपल। कुछ और एक चीज़ और, जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव, जो बिल्कुल थोड़े से मीडियम रेंज के होंगे, वो गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे। जो बिल्कुल लो रिएक्टिव है, जो रिएक्शन ही नहीं करना चाहते, वो भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ध्यान रखना। और एक बात और, जैसे मेटल और ऑक्सीजन जुड़ रहे थे तो मेटल ऑक्साइड ही बनता है हमेशा, ऐसे ही देखो ऐसे ही मेटल और वाटर अगर जुड़ रहे हैं, चाहे हॉट चाहे कोल्ड, तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। और ये रिएक्शन भी इतनी तेज होती है कि सोडियम और पोटेशियम तो आग पकड़ लेते हैं हल्का सा पानी डलते ही, क्योंकि हाई रिएक्टिव है। ठंडा पानी अगर एक बूंद भी गिर गया तो आग पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मेटल की रिएक्शन हो रही है स्टीम के साथ, तो स्टीम समझ लो बस गैस की तरह ही काम करती है, तो फिर मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। ये ध्यान रखना। ठंडे पानी के साथ कौन कौन से मेटल रिएक्शन कर लेते हैं, जो बहुत हाई रिएक्टिव है, अति क्रियाशील है, सोडियम पोटेशियम। हॉट वाटर के साथ कैल्शियम भी कर लेता है, मैग्नीशियम भी कर लेता है। हॉट के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कर लेते हैं, इतना बड़ा कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम कर लेगा, जिंक करेगा। स्टीम, आयरन, आयरन लो रिएक्टिव है इनसे, तो आयरन रिएक्शन करता है स्टीम के साथ। नेक्स्ट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, इसको किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, अम्लों का राजा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला के ये लिक्विड तैयार किया जाता है। एक पार्ट 1:3, एक पार्ट होता है कंसेंट्रेटेड HNO3 का और एक पार्ट होता है कंसेंट्रेटेड HCl का। इनको मिला के एक्वा रीजिया तैयार किया जाता है। इसके अंदर दुनिया का हर एक मेटल घुल सकता है, हर एक धातु घुल सकता है। अगर आपने अपनी उंगली डिप कर दी इसके अंदर, और मान लीजिए इतनी उंगली डिप की है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, अगर आप बाहर निकालोगे ना कुछ मिनट के बाद, ये आपको दिखेगा ही नहीं। यानी बोन तक इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, नहीं, सब कुछ इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। हाईली कोरोसिव है नेचर के अंदर और धुआं निकलता रहता है इससे। चलो फाइनली रिएक्टिविटी सीरीज पे आ गए। अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आप कह सकते हो मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और कौन सा कम। तो मेटल्स को अगर आप अरेंज करोगे, धातुओं को अरेंज करोगे एक वर्टिकल लाइन में, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, तो उसको आप बोलते हो रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन की गिनती ना तो मेटल्स में होती है ना नॉन मेटल्स में, लेकिन फिर भी हमने हाइड्रोजन को इसमें रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और प्लस आयन बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और प्लस आयन बनाता है। सिंपल। देखो, इसको याद कराने का तरीका भी था एक, मैंने आपको याद कराया था कि एक इंसान का नाम याद रखना है, मिस्टर PSBC, ये नाम हो गया, और आगे आगे इनका सरनेम मेजेंटल, मिस्टर PSBC मेजेंटल। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो होगा क्या। हाइड्रोजन गैस आने के बाद आप CM के पास जाओगे, चीफ मिनिस्टर, पुलिस में SP के पास जाओगे, और बीच में आ जाएगा G। सिंपल। P से पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, सारे हाइड्रोजन से रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दैट्स इट।
नीचे वाले इतने कम रिएक्टिव हैं कि अर्थ पे जब मिलते हैं तो बिना किसी से रिएक्शन हुए भी मिलते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में आपको मिलेंगे। सिंपल। चलो अब नॉन मेटल्स की रिएक्शन पे आ जाते हैं। आपको रिएक्शन करनी है नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, तो नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन जैसे जो मेटल्स थे वो बेसिक नेचर बना रहे थे या एम्फोटेरिक नेचर बना रहे थे, ये एसिडिक बनाएंगे या फिर न्यूट्रल। सिंपल, ये फिक्स है। तो नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाने के लिए या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाने के लिए। सिंपल, मैं बता भी देती हूँ एग्जांपल के तौर पे। आपने नॉन मेटल ले लिया, मान लो नाइट्रोजन, आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो NO2 या NO, कोई भी गैस बन रही है, एसिडिक नेचर की है और एक न्यूट्रल नेचर की है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे तो न्यूट्रल नेचर की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। CO2 हल्की सी एसिडिक नेचर की गैस होती है। कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, अगर एसिड और बेस दो अपोजिट नेचर के रिएक्शन कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अब नॉन मेटल्स खुद से ही रिएक्शन कर रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बांध बनता है। ये तब बनता है, अब एक बात सुनो, मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन इजी है, एक को इलेक्ट्रॉन देने की आदत है, एक को लेने की, तो जुड़ जाएंगे। लेकिन जब दो ऐसे आ जाएं जिसमें दोनों को ही लेने की आदत हो तो कैसे जुड़ेंगे? तो वो कोई भी नहीं लेगा, बेसिकली वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर रखेंगे और शेयर करेंगे दोनों के दोनों। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है। ऐसे बंध को कोवलेंट बंध बोला जाता है। 3 तरीके के हो सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, या ये कह सकते हो जब दोनों चीजें बिल्कुल सेम हो, सेम एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, तो बेसिकली दोनों नॉन मेटल्स ही है ना। तो इस तरीके से ये बनते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 गैस। अच्छा, 3 तरीके से बन सकते हैं, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जैसे हाइड्रोजन। क्लोरीन, क्लोरीन पे होते बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को लेते देते हैं। डबल बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। और कहीं पे अगर डबल बॉन्ड बन रहा है उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्कीन। सिंगल बॉन्ड अगर बन रहा है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे एल्केन। आगे भी आएगा अभी ये। तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग हो रही है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड यानी तीसरा बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एल्काइन। फैक्ट, S8 का अच्छा पहली बात तो ये बताओ S8 की एटॉमिसिटी कितनी होगी? आज ही आपने पढ़ा है इसी वीडियो में, एटॉमिसिटी यानी परमाणुता कितनी होगी, कितने एटम्स है? 8। इसकी शेप होती है W। समझो आपके हर एक कोने पे, हर एक मोड़ पे S होगा, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इस तरीके से इसकी शेप होती है। S8 की होती है क्राउन शेप। चलिए अब हम बात करते हैं ओर्स की यानी अयस्क की। जिन पत्थरों में से, जिन खनिज में से हमें मेटल्स यानी धातु मिलती हैं प्रॉफिटेबल वे में, यानी हमें फायदा हो, ऐसा ना हो कि गंदगी गंदगी। ऐसे देखो 2 तरीके की चट्टानें होती हैं। पहली बात तो सारी की सारी चट्टान, सारी की सारे चीज़ें जिसमें से हमें मेटल्स मिलते हैं, धातु मिलते हैं, सबको मिनरल बोलते हैं, खनिज। मिनरल होते हैं 2 तरीके के, एक जिनमें से मेटल निकालने में हमारा फ़ायदा होगा, और एक जिनमें मेटल तो है पर बिल्कुल ना के बराबर है, गंदगी गंदगी है, तो उनमें से निकालने में फ़ायदा नहीं होगा। तो जिन मिनरल में से, जिन खनिज में से हमारा फ़ायदा होगा उनको बोलते हैं ओर यानी अयस्क। ऐसे मिनरल जिनमें से मेटल कन्वीनियंटली आराम से निकल जाए और प्रॉफिटेबली यानी लाभप्रद ढंग से निकल जाए, उन्हें अयस्क बोलते हैं। तो जितने भी अयस्क होते हैं सारे के सारे खनिज हैं, पर सारे खनिज, सारे मिनरल्स और नहीं होते। सिंपल, ये ज़रूर याद कर लेना। जैसे सोडियम मेटल है तो उसका और यानी जिस अयस्क से वो मिलता है वो है रॉक सॉल्ट।
एल्यूमिनियम का बॉक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंगनीज का पायरोलूसाइट, आयरन का हेमाटाइट, मरकरी का सिनेबार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपर का क्यूपराइट या कॉपर ग्लैंस, जिंक का जिंक ब्लेंड, ये जरूर जरूर याद कर लेना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देखो होता क्या है, ओर में गंदगी भी होती है, ऐसी गंदगी जैसे धूल मिट्टी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओर से उस गंदगी को निकालते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्क की सांद्रता। और पता है आपको वो जो गंदगी है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, गैंग, ये गैंग। किसी अयस्क में मौजूद अवांछित अशुद्धियां जैसे रेत, चट्टान, मिट्टी के कण, चूना पत्थर, इसको गैंग कहा जाता है। और इस प्रोसेस को एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली इस गैंग को हटाया जाता है, गंदगी को हटाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ केमिकल डाल दो, बहुत तेज पानी की धार फेंक दो तो ये अपने आप टूट के गिर जाते हैं। एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना, अगर उस ओर में, ओर का मतलब क्या होता है, मेटल होगा उसमें, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, बस आपको उसे अलग करना है। ये वाली गंदगी नहीं होती जो आराम से हट जाती है, केमिकल गंदगी भी होती है। तो अगर वो केमिकल सल्फर है जिसके साथ वो मेटल जुड़ा हुआ है, वो जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हम करते क्या है, इसके अंदर एसिड डालते हैं, पाम ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं, झाग बनने लगते हैं। झाग बहुत सारे ना बने इसलिए एसिड डाला जाता है डिप्रेसेंट की फॉर्म में, यानी अवसादक के रूप में, और ये गंदगियां अपने आप हट जाती हैं। तो सल्फर और अगर है, सल्फाइड और अगर है, यानी सल्फर जुड़ा हुआ है, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, प्रोसेस का नाम होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि झाग उत्प्लावन प्रक्रिया। नेक्स्ट आ जाओ रोस्टिंग, यानी भूनने। बेसिकली रोस्टिंग होता क्या है, सल्फाइड ओर को, देखो दो तरीके के ओर होते हैं, या तो होगा सल्फाइड ओर जिसमें सल्फर होगा, या होता है कार्बोनेट ओर जिसमें CO3 होगा। तो सल्फर हटाना होता है, यहां से CO3 हटाना होता है मेटल के पास से, धातु के पास से। तो दोनों को गर्म किया जाता है, इसको ऑक्सीजन के साथ, इसको बस गर्म करते हैं बिना ऑक्सीजन के, या बिल्कुल ना के बराबर ऑक्सीजन देके, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो इससे क्या होता है, मेटल अलग हो जाता है, धातु अलग हो जाती है, सल्फर अलग, इससे भी मेटल अलग हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये अलग निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं हम बोलते हैं रोस्टिंग, हमेशा सल्फाइड ओर की जाती है, और मेटल के साथ ऑक्सीजन रह जाता है बस। और देखो ये एजेंट्स के साथ भी किया जा सकता है, मतलब गरम, डायरेक्ट गरम ना करके कोई एजेंट और ले लो। जैसे होता क्या है, जिंक सल्फाइड है, ये और था, अयस्क था, आपने इसमें इसको आपने गर्म कर दिया, देखो यही तो हमने किया, हमने इसको गर्म कर दिया तो मेटल ऑक्साइड बनता है। पता है प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस होती है, और है आपके पास, अयस्क है, या तो सल्फाइड और होगा या तो कार्बोनेट और होगा, दोनों को गर्म करोगे, इसको ऑक्सीजन के साथ, इसको बिना ऑक्सीजन के, आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड। और फिर मेटल ऑक्साइड को गर्म करोगे किसी भी चीज के साथ ताकि ये ऑक्सीजन हट जाए, आपको मिलेगा मेटल। तो सल्फाइड ओर की अभी मैंने इसको बोलते हैं रोस्टिंग, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग मैंने अभी आपको बताई, अब मैं मेटल ऑक्साइड से मेटल चेंज कैसे करोगे। ये मेटल ऑक्साइड आ गया था, इसको गर्म करोगे किसी भी एजेंट के साथ जो इसकी ऑक्सीजन ले ले, तो जिंक अलग हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। इस एजेंट के अलावा आप और भी एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और अगर एल्यूमिनियम यूज करते हो, जैसे और लिया मैंने लोहे का Fe2O3, लोहे का और ले लिया, अब मुझे ऑक्सीजन हटानी है, मैंने एल्यूमिनियम यूज कर लिया, होता क्या है, एल्यूमिनियम के साथ ये ऑक्सीजन हो जाती है और आयरन अलग निकल जाता है। लेकिन ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन के साथ इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि ये लोहा पिघला हुआ निकलता है।
इसीलिए हम इस रिएक्शन को वेल्डिंग में यूज करते हैं। वेल्डिंग किससे, वेल्डिंग का मतलब क्या है कि आपके पास दो लोहे के पीसेस हैं, उनको आपको जोड़ना है बीच में लोहा डाल के, तो इसीलिए आप इसको यूज करते हो। इसको थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। मेटल ऑक्साइड का एल्यूमिनियम की मदद से बदलना, उसको आप बोलते हो थर्माइट रिएक्शन। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है। इसमें इतनी बड़ी ऊर्जा में आती है कि जो मेटल्स हैं वो मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में मिलते हैं आपको। इसके अलावा इसी से ही आप जो भारी भारी आयरन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप ये समझ लो इसी से ही, इसी वेल्डिंग की प्रोसेस से हम इसको ठीक करते हैं। और इसी प्रोसेस को थर्माइट रिएक्शन तो बोलते ही हैं। एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट रिएक्शन इसी का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजेशन अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे एनोडाइजिंग हमने क्या किया था, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाई थी, राइट। थर्माइट रिएक्शन में क्या किया था, एल्यूमिनियम की मदद से आयरन के ओर से आयरन को निकाला था, वो भी पिघला हुआ। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है जिंक की लेयर चढ़ानी आयरन के ऊपर। ये लोहा है, इस पे जंग ना लगे, इसीलिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। सिंपल देख लो, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। जिंक धातु की पतली परत जमा करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। और इससे क्या होता है, लोहे पर जंग नहीं लगता, क्योंकि जिंक गीली हवा में जिंक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो आयरन हमारा सेफ हो जाता है। ये लोहे को बचाने के लिए आप टिन प्लेटिंग भी कर सकते हो, क्रोमियम प्लेटिंग भी कर सकते हो, जैसे हमारी टंकी टैप पे लगी हुई होती है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील बना दोगे आयरन, कैसे, आयरन में मैंगनीज मिला दो और क्या बोलते हैं क्रोमियम मिला दो, तो आपका आयरन स्टेनलेस स्टील में बदल जाता है। तो आप इसको इस तरीके से बचा सकते हो रस्ट लगने से। कुछ एलॉयज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रास। ब्रास किस किस चीज से मिलकर बना होता है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ब्रास और डच मेटल दोनों बस मतलब कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है कि कितना कितना मेटल यूज कर रहे हो। ये बनते हैं कॉपर और जिंक से, ये याद रखने वाला है। बस ये पूछा जाता है किस किस से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज की बात करूं, कॉपर और टिन से मिलकर बना है। बर्तन हमारे ब्रॉन्ज के बने होते हैं, स्टैचू कॉइन्स वगैरह ब्रॉन्ज के मिलकर बने होते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज बहुत बेकार कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि कॉपर से मिलकर बने। आप सोचो तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अगला है सोल्डर। ये याद करने का तरीका अच्छा है। एस से बन गया एसएन यानी टिन, एलडी से बन गया लेड, तो टिन और लेड से मिलकर ये बना हुआ है सोल्डर। ये इलेक्ट्रिक वायर्स को एक साथ वेल्ड करने के काम की आता है। सब एलॉयज है। अमालगम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप मरकरी में कोई भी मेटल मिला दो उसे एमालगम बोलते हैं। जैसे मरकरी में सोडियम मिला दिया तो सोडियम एमालगम बन गया, मरकरी में पोटेशियम मिला दिया तो पोटेशियम एमालगम बन गया। नॉर्मली टीथ, दांतों के अंदर जो फिलिंग होती है इसी की जाती है, डेंटिस्ट वगैरह इसी की यूज करते हैं। चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आप पढ़ भी चुके हो। ऐसे कंपाउंड्स कार्बनिक पदार्थ जो नॉन मेटल से मिलकर बने या बॉडी के अंदर बने, बेसिकली कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो ही हो, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हो जनरली ये पौधे और जानवरों की बॉडी के अंदर मिलते हैं, अंदर बनते हैं और कार्बन के होते हैं, इसलिए इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब हल्का होता है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होती है, तो हल्की सी हीट देते ही टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं या फिर आप कह सकते हो बॉयल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते और इनके अंदर बॉन्ड भी कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कैटिनेशन, कार्बन एटम, मैं अब कार्बन की बात करूंगी कुछ टाइम तक। कार्बन एटम के अंदर ये काबिलियत है कि वो अनगिनत बार अपने आप से जुड़ सकता है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। सिंपल।
कार्बन के अलावा सिलिकॉन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है, पर सिलिकॉन सिर्फ 7 या 8 बार ही खुद से जुड़ सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा, लेकिन कार्बन अनगिनत बार खुद से जुड़ सकता है, सिंपल। और इसी वजह से, क्योंकि वो अनगिनत बार जुड़ सकता है, कार्बन नेचर में 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर आपको कार्बन लेना है तो कोई भी 3 चीजें उठा सकते हो, या तो डायमंड, या ग्रेफाइट, या बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, आप कह सकते हो एक फॉर्म है, अभी आपको पिक्चर में दिखा दूंगी। तो एक एलिमेंट कई बार अलग अलग तरीके से अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स या फिर अपरूप, ठीक है, अपरूप बोलते हैं। तो अपरूप का मतलब क्या है कि अंदर से सब कार्बन के मिलकर बने हैं, लेकिन भौतिक रूप से फिजिकल फॉर्म में तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। डायमंड की बात लो, सब दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट, पेंसिल की लीड हल्के सा प्रेशर डालते ही टूट जाएगी। बकमिंस्टर फुलरिन पे तो अभी तक भी पढ़ाई चल रही है, तो आप समझो कि बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में। केमिकल बात करूं, रिएक्शन करोगे तो तीनों सेम रिएक्शन देंगे, क्योंकि तीनों के अंदर एक ही चीज है, कार्बन। डायमंड की बात करते हैं, हीरे की। कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट, रंगहीन है, पारदर्शी है। इसी के साथ दुनिया का सबसे अधिक, सबसे कठोर पदार्थ है, बहुत भारी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती, और ये पानी में नहीं घुलता। ये अल्कोहल में घुल जाएगा, ये बेंजीन ईथर में घुल जाएगा, मतलब नॉन पोलर, जो आयनिक नहीं होते उनमें ये घुल जाएगा। और अगर डायमंड को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कोई भी राख नहीं बचेगी। क्यों? हीरा क्या है, कार्बन है ना, जलाने का मतलब है आप ऑक्सीजन दे रहे हो, CO2 गैस बनेगी, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। स्ट्रक्चर, कार्बन, डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो चारों बॉन्ड उसने बना लिए। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? और इसी वजह से, क्योंकि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये बहुत कठोर, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है और हाई डेंसिटी होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रे कलर का, भूरा काला सा होता है, ओपेक है, पारदर्शी नहीं है बिल्कुल भी, आप आर पार नहीं देख सकते। सॉफ्ट है, बहुत स्लिपरी है टच करने में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ज़्यादा जलाओगे ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेगा, और ये भी पानी में नहीं घुलता, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में से बेंजीन ईथर में घुल जाएगा। स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके अंदर एक कार्बन एटम, जैसे इसकी अगर मैं बात, इसकी नहीं करते हैं, इसकी बात करती हूँ, तो वो 3 दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, 1, 2 और 3, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और बीच में आप ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, और ये अलग अलग लेयर के बीच में बहुत हल्की, बहुत कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, जिनको बोलते हैं वैंडर वाल्स फोर्सेस। ये इतनी वीक होती है कि हल्का सा प्रेशर देते ही ये जो 2 लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी, और इसीलिए लीड बार बार टूट जाती है। बकमिंस्टर फुलरिन की बात करूं तो ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि डायमंड बोल दो या ग्रेफाइट, उसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं आपको नहीं पता, बस ये पता है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 से जुड़ा हुआ होता है, ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम 3 से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 60 कार्बन एटम होते हैं टोटल। वो कैसे अरेंज होते हैं 60 कार्बन एटम? 20 हेक्सागन की फॉर्म में। इसका बिल्कुल, अगर आपको इसकी शेप देखनी है, फुटबॉल इमेजिन करो, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल फुटबॉल की शेप होती है बकमिंस्टर फुलरिन की। ये डार्क सॉलिड कलर का है, ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा सॉफ्ट। इसकी सारी प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट के बिल्कुल बीच में आती हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन वाले कंपाउंड,
या ये कह लो कि अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूं कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सब की बॉडी को चलाने के लिए एक स्पेशल टाइप की फोर्स की ज़रूरत है, और वही फोर्स बनाती है इन कार्बनिक कंपाउंड्स को, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वही फोर्स बनाती है। इसलिए ये कंपाउंड्स केवल प्लांट्स, एनिमल्स की बॉडी के अंदर बन सकते हैं, आप इनको बॉडी के बाहर नहीं बना सकते। ठीक है, ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बनिक यौगिक हैं केवल जीवित शरीर के भीतर ही बन सकते हैं, इसलिए उन्हें बनाने के लिए एक स्पेशल एनर्जी की जरूरत होती है। चलो, अब इसको गलत किसने प्रूव किया? फ्राइडरिच वोहलर। फ्राइडरिच वोहलर ने इनको गलत प्रूव किया इस थ्योरी को। कैसे? उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया, NH2CONH2, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इन्होंने वो आप कह सकते हो बनाया केमिस्ट्री लैब के अंदर। और किसकी मदद से बनाया? अमोनियम साइनेट, एक केमिकल था NH4CNO। NH4CNO की मदद से उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और उन्होंने इस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में यानी लैब में बना दिया था। चलो, यहाँ से अब शुरू करते हैं कुछ कंपाउंड्स की बात। जैसे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सिंपल। दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें सैचुरेटेड या संतृप्त बोलते हैं, एल्केन जिनको बोला जाता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो उन्हें अनसैचुरेटेड या असंतृप्त बोला जाता है। इनमें दो होते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन का नाम दिया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन का नाम दिया जाता है। जैसे सैचुरेटेड, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उन्हें सैचुरेटेड या संतृप्त बोलेंगे। इनको एल्केन भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और पता है याद भी ऐसे करना, एक साथ लिख लो इनको, एल्केन्स C सिंगल बॉन्ड C, एल्कीन्स C डबल बॉन्ड C, एल्काइंस C ट्रिपल बॉन्ड C। C डबल सिंगल बॉन्ड C का होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n एग्जैक्ट, इसमें CnH2n-2। इसमें हाइड्रोजन दुगने से दो ज़्यादा, इसमें एग्जैक्ट दुगने, इसमें दुगने से दो कम। एल्केन के लास्ट में एन लगा होता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। एल्कीन के लास्ट में ईन लगा होता है। देखो, ये तो मैं बता चुकी हूँ, आ जाओ। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये वो हैं जिनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n। एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, नाम से आपको पता लग जाएगा। एल्काइन में लास्ट में वाइन्स लगा होता है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। नॉमेनक्लेचर, अच्छा नाम कैसे याद रखोगे, ये भी बहुत आसान है। दो तरीके के नाम होते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड के, एक कॉमन और एक IUPAC। कॉमन रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन नेम हर कंट्री में अलग होंगे, हर लोकेलिटी में अलग होंगे। कॉमन नेम का मतलब सामान्य नाम, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। IUPAC नेम कौन से होते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, abbreviated as IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है, आप कह सकते हो। ये इसने एक रूल्स निकाल रखे हैं कुछ, और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम नाम सेट करते हैं, जो ऑल ओवर आप कह सकते हो जहाँ जहाँ भी आप चले जाओगे पूरे यूनिवर्स बोल रही हूँ, अर्थ पे सेम नाम रहेंगे। जैसे अगर एक कार्बन एटम है तो उसके शब्द की स्टार्ट होती है मिथ से, दो कार्बन एटम है तो इथ,
3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। मिथ, इथ, देखो अगर एक कार्बन एटम है तो आपका आ गया मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। सिंपल। तो वर्ड्स की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है। एंडिंग अभी बताया, अगर एल्केन है तो एन, कीन है डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। पर आपको देख के पता कैसे लगेगा कि कौन सा है? आपको जनरल फॉर्मूले भी बताए हैं। एल्केन्स का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ CH4, तो एक कार्बन है सिर्फ, तो मिथ इसकी शुरुआत होगी। फॉर्मूला देख लो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये किस में सेट हो रहा है? एक का डबल करोगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, तो ये एल्केन का फॉर्मूला है एन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और अगर आपको लग रहा हो तो प्रॉपर इस टॉपिक की क्लास देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमर की। कई बार कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि हमको फॉर्मूला उनका पता है, लेकिन अरेंजमेंट में अलग अलग तरीके से रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उनको बोलते हैं आइसोमर्स। जब फॉर्मूला सेम हो पर अरेंजमेंट अलग अलग हो, मतलब क्या है इस चीज, और इस फिनोमिना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जब 4 कार्बन एटम हो। मतलब क्या है, मान लो 4 कार्बन एटम है, तो मैं इस तरीके से भी उनको जोड़ सकती हूँ, इस तरीके से भी उनको जोड़ सकती हूँ, राइट। तो मैंने 2 अरेंजमेंट्स बना दिए ना, तो फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म यानी समावयवता बोलते हैं, या संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और शुरुआत के 3 में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैम हम इसमें ऐसे भी तो रख सकते हैं, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस क्या करा, लास्ट का ऐसे मोड़ दिया। हमें चेन को डिसरप्ट करना है, हमें चेन को बीच में से तोड़ना है कि पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसमें आपको पेन उठाना पड़ेगा इस पर आने के लिए। सिंपल। तो अगर आप ये भी सोच रहे हो तो ये और ये भी बराबर है, क्योंकि इसमें भी पेन उठाने की नीड नहीं पड़ेगी। सिंपल। देखो, अगर आप किसी को बिल्कुल नॉर्मल ऐसे अरेंज कर रहे हो सीधी लाइन में, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। कॉमन नेम बता रही हूं अब ये मैं आपको। अगर टी शेप है तो इसको बोलते हैं आइसो, और प्लस शेप है तो इसको बोलते हैं न्यू। ब्यूटेन, अभी 4 कार्बन वाला मैंने अभी आपको बताया, आप इसको जूम कर लेना, आपको दिख जाएगा। जैसे अगर चारों कार्बन आपने सीधे जोड़ दिए तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से जोड़ दिया तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन आइटम अगर है तो आप कैसे जोड़ोगे? अगर आपने ऐसे जोड़ दिए, ये एन पेंटेन, अगर आपने इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। अगर आपने 5 कार्बन एटम इस तरीके से जोड़ दिए, ये हो गया नियोपेंटेन। सिंपल। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। देखो, अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एल्केन्स की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। पहला मेंबर क्या होगा? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन एटम वाले को मिथ बोलते हैं। 2 वाले को क्या बोलते हैं? इथेन, इथ। 3 वाले को प्रॉप, प्रोपेन। 4 वाले को ब्यूट, तो ब्यूटेन। 5 वाले को पेंट, तो पेंटेन। तो एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इन सबका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। सेम नहीं बोल रही हूँ, सिमिलर बोल रही हूँ। इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से, मतलब बिल्कुल सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होगा।
सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। और इनमें एक चीज और रहती है होमोलोगस सीरीज में, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे, इनके फॉर्मूले में फिक्स है CH2 का डिफरेंस होगा। देख लो, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का C2H6। कितने का डिफरेंस है? यहाँ 1 कार्बन या 2 कार्बन? 1 कार्बन का डिफरेंस है। या 4 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन? 2 का डिफरेंस है। तो हमेशा CH2 का ही डिफरेंस होगा। ऐसे ही इनके मास में, द्रव्यमान में भी 14 यूनिट का ही डिफरेंस होता है फिक्स। ये भी मैं आपको बता दूं, आप पढ़ भी सकते हो, मैंने लिखा है। जितने भी होमोलोगस सीरीज में, जिसको सजातीय श्रृंखला बोलते हैं, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, तो पहली बात तो सबका फॉर्मूला सेम होगा। जैसे अगर एल्केन्स के मेंबर ले रहे हो तो सबका फॉर्मूला सेम है, CnH2n+2। दूसरा, कोई भी 2 लगातार लोग लोगे तो CH2 का डिफरेंस होगा फॉर्मूले में, उनके मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, भौतिक गुण अलग होंगे, क्योंकि भौतिक गुण डिपेंड करते हैं आपके मास पे, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी सजातीय श्रृंखला में। चलिए बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स की पहचान, ये कुछ नहीं करना, बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनमें OH जुड़ा हुआ हो। अब आप कहोगे मैम OH के साथ देखते तो हम बेस बोल रहे थे, बिल्कुल, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, अकार्बनिक, जो बॉडी के अंदर नहीं होती। उसमें कार्बन भी नहीं था, अगर आप ध्यान दोगे, NaOH, MgOH। लेकिन अगर कार्बन आ रहा है और कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ हो तो वो होगा अल्कोहल। पीने वाला अल्कोहल होता है इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनॉल। फॉर्मूला भी बना दोगे। अब इथ है तो 2 कार्बन होंगे, ऑल है तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, C2H5OH। ये होता है पीने वाला अल्कोहल, या मेडिसिनल पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं। इससे छोटा मेंबर होता है मीथेनॉल। मिथ में 1 कार्बन होता है ना, CH3OH, सिंपल। ये है मीथेनॉल, और अल्कोहल में लास्ट में ऑल जुड़ जाता है, सिंपल। तो मीथेन ऑल, इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। ऐसे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अगला है आपके एल्डिहाइड्स। अगर C से CHO ग्रुप आपको कहीं पे दिख रहा है, मतलब C से 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें से जैसे आपने देखा होगा रो आमंड्स की खुशबू आती है, वो एल्डिहाइड से आती है। कच्चे बादाम की जो खुशबू आती है वो एल्डिहाइड्स की वजह से आती है। एक इसमें अल वर्ड जुड़ जाता है, जैसे मीथेन अल, मिथेनल, इथेनल, सिंपल। तो जनरल फॉर्मूला इनका याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि इनकी पहचान क्या है और इनके नाम किस तरीके से होते हैं, सिंपल। और कुछ कंपाउंड्स आप डेली बेसिस पे भी यूज करते हो, जैसे मीथेनल का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप कभी बायोलॉजी लैब में गए होंगे, अगर आपके पास रही होगी स्ट्रीम, तो आपने देखा होगा वहाँ स्पेसिमेंस होते हैं जिसमें मरे हुए जानवर रखे जाते हैं लिक्विड के अंदर ताकि वो खराब ना हो। वो लिक्विड यही होता है, इससे स्किन प्रिजर्व रहती है, सड़ती नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। अगला है कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है CO। CO ग्रुप पहचान होती है कीटोन की, और ये हमेशा चैन के बीच में आता है, क्योंकि CO इधर उधर इसके बॉन्ड्स खुले हुए होते हैं, तो इधर भी कार्बन आना चाहिए, इधर भी कार्बन, तो कीटोन ग्रुप हमेशा कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मेंबर में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 वर्ड से जुड़ता है प्रोप, तो प्रोपेनन, और ऑन वर्ड लग जाता है इनकी एंडिंग में, तो प्रोपेनन। प्रोपेनन का दूसरा नाम है एसीटोन। ये वही एसीटोन है जो नेल पेंट रिमूवर या पेंट्स में डाला जाता है, तो ये ध्यान से बिल्कुल कर लेंगे। इनके लिए बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है COOH ग्रुप। इसको कई लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, तो CO देख के कीटोन मत देख लेना सीधा। OH अगर साथ में जुड़ा हुआ है तो वो कीटोन नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, हम इनको अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, जैसे सिरका, जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं या एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा इनको ऑर्गेनिक एसिड या एल्कानोइक एसिड भी बोला जाता है, सिंपल।
हाइड्रोजनेशन गाइस, ये अभी बता रही हूँ, बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इतने आप लोग भी पानी पी लीजिए। देखिए, जैसे आपने पढ़ा एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, राइट। जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल, आपने देखा होगा सरसों का तेल वगैरह, ये सब वनस्पति तेल में आते हैं। इनसे भी घी बनाया जाता है, जिसको डालडा घी बोलते हैं या वनस्पति घी बोला जाता है। तो क्या तरीका होता है, नॉर्मली ये जो तेल होते हैं ये होते क्या हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होते हैं। जो घी होता है उसमें डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आता है। तो इसको हटाने का एकमात्र तरीका है कि हाइड्रोजन गैस पास कर दो, और हाइड्रोजन गैस पास करते ही ये डबल बॉन्ड हट जाता है। 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ, और ये वेजिटेबल घी में बदल गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ताकि वो किस में बदल जाए, सैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस पास की जाती है ताकि वो संतृप्त हो जाए। और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण या फिर हाइड्रोजनेशन। साथ ही इसमें जो कैटलिस्ट यूज हम करते हैं वो पैलेडियम या फिर निकल, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तभी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल हमारी हेल्थ के लिए ठीक होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक होता है, पर ये हमारी हेल्थ पे नुकसान देगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल घी बढ़ा देता है वैसे भी, तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, दैट्स इट। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने अभी कैटलिस्ट वर्ड यूज़ किया था। निकल हम यूज़ करते हैं, उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो किसी भी चीज़ में घुस के उस रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, रिएक्शन जल्दी जल्दी करा देते हैं, पर खुद से कुछ हिस्सा नहीं लेते, खुद कुछ नहीं करते, बस इनके होने से रिएक्शन फटाफट से बढ़ जाती है। अच्छा, आपने अल्कोहल का फॉर्मूला, जो पीने वाली अल्कोहल है उसका क्या फॉर्मूला था, इथेनॉल नाम, C2H5OH। गवर्नमेंट इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजती है तो स्मगलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी मीथेनॉल, इससे छोटे भाई की मिला दी जाती है, ये इसमें मिला देते हैं और इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल या जहरीली शराब, कच्ची शराब जिसको बोलते हैं। ये पीने के लिए अनफिट हो जाती है, और अगर फिर भी इसको पीते हैं तो हम परमानेंट अंधे हो सकते हैं, क्योंकि ये आँख की जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज कर देती है। तो जहाँ पे भी ये स्मगलिंग होगी वहाँ पे आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आता है कि कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए या हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ पता लग जाता है गवर्नमेंट को कि कहाँ स्मगलिंग हुई है। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, जो इथाइल अल्कोहल है, जो ये वाला अल्कोहल है पीने वाला, उसको अनफिट कर देते हैं। कैसे, या तो उसमें मीथेनॉल मिला के, पायरिडीन भी मिला सकते हो, कॉपर सल्फेट भी मिला सकते हो, लेकिन जनरली मीथेनॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट इज बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ क्या है, अब बिल्कुल ये खत्म होने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूं। देखो बॉयल्स लॉ क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी गैस की जो वॉल्यूम है, आपने टेम्परेचर सेम रख रखा है ना, गर्म कर रहे हो ना ठंडा कर रहे हो, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। सिंपल, ज्यादा प्रेशर होगा वॉल्यूम कम होगी, कम प्रेशर होगा वॉल्यूम ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है। ज्यादा प्रेशर लगा रखा है तो वॉल्यूम कम हो गई,
प्रेशर आपने कम दे रखा है, आप प्रेस ही नहीं कर रहे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। ये है बॉयल्स लॉ। अगला है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इसके बाद आई थिंक अब वो गैड्रोस लॉ भी आता है। इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें आपकी वॉल्यूम आयतन कांस्टेंट रहता है। इन्होंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सिंपल, ये दोनों उल्टे हो गए, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर ना, जो तापमान है और जो दबाव है वो उल्टे होते हैं। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि वॉल्यूम प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है तो टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती हो गई ना, सिंपल। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली बात है, तापमान बढ़ा रहे हो, गर्म कर रहे हो तो आयतन भी बढ़ जाएगा क्योंकि गैस तो फैलती है। सिंपल, ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। अगला है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा गैस एक ही बर्तन में आपने बंद कर दी, लेकिन गैस ऐसी होनी चाहिए जो रिएक्शन नहीं करती। तो मान लो ये दो गैस थी, इसका प्रेशर दबाव P1 था, इसका P2 था अलग। तो जब आप दोनों को करोगे ना, मिक्स कर दोगे, तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 होगा। तो सम जो टोटल प्रेशर होगा गैस का वो बराबर होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। हर एक गैस के अलग अलग प्रत्येक दबाव के योग के बराबर होगा। सिंपल। नेक्स्ट इज हार्ड वाटर। देखो हार्ड वाटर क्या है मैंने बता दिया। अगर आप ड्यूटीरियम यूज करते हो तो यानी D2O, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? साबुन के साथ झाग कम या तो आता ही नहीं है। ये क्यों होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अगर मिल जाए पानी में, सिंपल पानी भी है लेकिन उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अगर मिल गए तो आपका वो पानी हार्ड वाटर बन जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस कैसी होती है? अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट मिल जाए, यानी CaHCO3 या फिर MgHCO3। HCO3 का मतलब है बाइकार्बोनेट। पानी में ये घुल गए तो टेम्परेरी हार्डनेस होगी। पानी को उबाल दोगे तो ये हट जाएंगे, डिटर्जेंट यूज कर लोगे तो हट जाएगा, पानी वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो भी पानी सॉफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज मेथड है क्लार्क्स मेथड। परमानेंट हार्डनेस क्या है? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड जुड़ जाए या फिर सल्फेट CaSO4 या MgSO4। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट जुड़ जाएंगे तो परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी। कैसे रिमूव होगी? सोडा ऐश, जो वॉशिंग सोडा होता है आप वो डाल सकते हो, या परम्यूटेड प्रोसेस होता है प्रोसेस का नाम। डोब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ते हैं फटाफट। देखो डोब्रीनर का त्रिक नियम क्या है? जितने भी एलिमेंट्स थे अब उनका अरेंजमेंट शुरू हो चुका था, तो डोब्रीनर सबसे पहले थे। उस टाइम तक सिर्फ 15-16 एलिमेंट्स ही थे जो नेचर में सबको पता था कि ये है। तो उन्होंने सबको लगाना शुरू करा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके बढ़ते हुए परमाणविक द्रव्यमान के क्रम में। तो उन्होंने देखा 3-3 एटम्स का ग्रुप बन रहा है जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको उन्होंने नाम दिया ट्राइड। ट्राइड उन्होंने नाम दिया, त्रिक उन्होंने नाम दिया। तो उन्होंने 3 ट्राइड बनाए हैं टोटल। और उनकी एक और खास बात थी, उन्होंने ये बताया था कि बीच वाले तत्व का मास, बीच वाले एलिमेंट का मास बाकी के 2 के एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा। अगर जो ऊपर और नीचे का है, अगर मैं उनका एवरेज निकालूंगी तो बीच वाले का मास आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जो भी संख्याएं हैं उनका योग बटे नंबर ऑफ, यानी जितनी संख्याएं वो लिखते हैं। तो आप अगर देखोगे, देखो 23 आ गया जो बीच वाले का मास था। तो ये था डोब्रीनर का त्रिक नियम, यानी डोब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, कि जब उन्होंने एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो 3-3
एलिमेंट्स का ग्रुप बना जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम थी केमिकल, और उनको उन्होंने बोला ट्रायड। और ट्रायड में बीच वाले एटम का एटॉमिक मास, बीच वाले एटम का परमाणविक मास, परमाणविक द्रव्यमान, बाकी के दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के बराबर था। मतलब अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के माध्य के बराबर था। सिंपल। इसके बाद आए आपके न्यूलैंड। न्यूलैंड के टाइम पे और एटम्स भी आ चुके थे जिनकी डिस्कवरी हो गई थी। तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने देखा, उन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करा। तो उन्होंने क्या करा, उनका नियम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होती हैं, संगीत में नोट्स होती है ना, सारे गामा तो सारे गामा पाधा नी के बाद सा, 8वीं नोट होती है, वापस से पहली नोट के बराबर है। तो इन्होंने इस तरीके से केमिस्ट्री में करा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की तरह होती है। सिंपल। साथ तो इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी अष्टक नियम, कि जब भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे, तो हर 8वें तत्व की जो गुण है वो पहले तत्वों के गुण की पुनरावृत्ति होते हैं। सिंपल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब आपका इसके बाद आया मेंडलीव का नियम। देखिए, एक सेकंड के लिए वेट करिए गाइस। देखिए, मेंडलीव ने कहा कि जब आप एलिमेंट्स को, तत्वों को सेम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था सबने, तो जब इन्होंने रखा तो एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी, बार बार आ रहे हैं और एक फिक्स इंटरवल के बाद आ रहे हैं, कि हाँ हर 10 के बाद आ रहे हैं, फिक्स बिल्कुल आ रहे हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के अनुसार कि ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ना, ये उनके एटॉमिक मासेस के बार बार बढ़ने की वजह से रिपीट हो रही हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो तत्वों के गुण हैं, वो उनके एटॉमिक मासेस, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। जैसे जैसे मास बढ़ेगा या जैसे जैसे मास में रिपीटिशन आएगी, भाई मास भी तो रिपीट होता है, वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम सेम आपको दिखाई देंगी। तो उन्होंने ये वाली पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इसके अंदर आपके 8 ग्रुप थे उनके और 7 पीरियड्स थे। मैं लिख देती हूँ, 7 पीरियड्स वर देयर, यानी 7 आवर्त थे उनकी पीरियोडिक टेबल में, और 8 ग्रुप्स थे। इसके अलावा नोबल गैसेस के लिए, इनर्ट गैसेस के लिए स्पेस था कि जब डिस्कवर होंगी तो आप उनको अलग से रख सकते थे। बीच में उनको ये भी पता लग गया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो भी डिस्कवर नहीं हुए, तो जब भी वो डिस्कवर होंगे उनके लिए जगह भी उन्होंने छोड़ रखी थी। तो सबसे सक्सेसफुल यही हुई। और क्योंकि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, इसलिए हम लोगों के पास हमारी आज की पीरियोडिक टेबल है। बस क्या फ़र्क है आज की पीरियोडिक टेबल में? आज की पीरियोडिक टेबल में ये फ़र्क है कि आज की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर ना होकर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कह सकते हो आज का जो लॉ है वो ये है कि आज का लॉ ये कहता है कि जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी तत्वों के जो गुण हैं, वो उनकी जो रिपीटेशन होता है, प्रॉपर्टीज़ रिपीट क्यों होती हैं? क्योंकि उनका वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। मेंडलीव ने कहा था वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, परमाणविक द्रव्यमान पे, और इन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या पे। कैसे? देखो, जब आप एटॉमिक नंबर पे आते हो या इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हो, हर फिक्स नंबर के बाद बाहर वाले शेल में सेम इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे लिथियम, बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन,
सोडियम, इसमें भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में, बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में सेम इलेक्ट्रॉन आएगा उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, और क्योंकि कुछ फिक्स टाइम के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का जो विन्यास है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आती हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर आपके 7 पीरियड्स हैं, 7 आवर्त हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं ब्लॉक्स कितने हैं। ये है एस ब्लॉक, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, इसको डी और इसको एफ, ठीक है। इसके अलावा इस तरफ सारे मेटल्स हैं, धातु हैं, इस तरफ सारे अधातु हैं। ये हो गए आपके ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो हल्के से चेंज होते रहते हैं। आपको जो याद करना है मेनली ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और यहाँ 13 से लेकर 18 तक आपको याद करने हैं। और इनकी ट्रिक की एक अलग शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वो ज़रूर देख लेना। जैसे ग्रुप 1 की है ली ना करे रब से फरियाद, तो ली ना करे रब से फरियाद, ये लिख भी लेना अपने पास। ग्रुप 2 की है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ग्रुप 13, और इनकी वैलेंसीज में मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ। इसकी होती है +1 +2, मतलब ये सारे एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं, ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। बैंगन आलू गोभी इन थैला। ग्रुप 14 कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, इनकी वैलेंसी होती है 4। उसके बाद ग्रुप 15, इनकी वैलेंसी -3, -2, -1 और 0। चलो इनकी शॉर्ट फॉर्म, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ग्रुप 16 ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा। ग्रुप 17 फसल बर्बाद, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ग्रुप 18 ये लर्न कर लेना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडॉन। एक चीज़ और, शॉर्ट फॉर्म की तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप लिख भी लेना। अदरवाइज इनके नाम भी हैं, जैसे ग्रुप 1 का नाम है एल्कली मेटल, ग्रुप 2 का है एल्कालाइन अर्थ मेटल, जरूर याद कर लेना। ग्रुप 18 इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। ग्रुप 17 हेलोजन। ग्रुप 16 चेल्कोजन। कम से कम ये लर्न होने ही चाहिए। तो गाइज ये था आपका केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस सारी देख लीजिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हमारी वेबसाइट पर भी ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑफिसर बैच जिसमें हर चीज़ फाउंडेशन कोर्स के साथ आपके पास अवेलेबल है, आप बिल्कुल उसको ट्राई कर सकते हो। एनरोलमेंट अगर आपको चाहिए, इसके अलावा इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज ही बैच डाउनलोड, आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके रिक्वायर्ड बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।